आज के टाइम में हर जगह डेटा की बात हो रही है, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी मल्टीनेशनल। आज के टाइम में डेटा को समझना, उसको एनालाइज करना और उसमें से यूजफुल इंसाइट निकालना ही एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है। अगर आप 2025 में डेटा एनालिस्ट बनने का सपना देख रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत सारे टूल आना जरूरी है। और आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टूल से, और उस टूल का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल एक ऐसा टूल है जिसमें आप डेटा को एंटर करते हो और उसको एनालाइज करते हो। वो डेटा एनालाइज चाहे वो रेवेन्यू का हो, प्रॉफिट का हो, लॉस का हो, या किसी भी चीज का आप एनालाइज कर सकते हो। अगर आपका डेटा स्मॉल अमाउंट में है तो उसके लिए आप एक्सेल यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एसक्यूएल। डेटा के साथ काम करने के लिए एक्सेल एक बहुत ही पॉपुलर एंड इजी टू यूज टूल है। इसमें आप डेटा को एंटर करना, एनालाइज करना, विजुअलाइज करना, डेटा को वैलिडेट करना, फिल्टर, सॉर्टिंग और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं आप अपने डेटा पे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं एक्सेल क्या होता है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट से बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है जो डेटा को टेबल की फॉर्म में सेव और मैनेज करने के लिए यूज होता है। एक्सेल के अंदर डेटा को कैलकुलेट करना, एनालाइज करना और प्रेजेंट किया जाता है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज फॉर डेटा एंट्री, कैलकुलेशन, एनालाइज एंड विजुअलाइजेशन। ए फाइल कंटेनिंग ए मल्टीपल वर्कशीट दैट इज कॉल्ड ए वर्कबुक। एक ही वर्कबुक में जब आपकी डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं उसको हम बोलते हैं वर्कबुक। तो वर्कशीट क्या होगी? ए सिंगल स्प्रेडशीट विद इन ए वर्कबुक वेयर डेटा इज एंटर एंड मैनिपुलेटेड, दैट इज कॉल्ड योर वर्कशीट। तो वर्क अब बात करते हैं रोज की। दैट इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ अ सेल इन दी वर्कशीट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय ए नंबर लाइक रो 1, रो 2। अब जो डेटा आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस के अकॉर्डिंगली होगा, जहां हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सेल्स आपके हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं उसको हम रोज बोलते हैं, और सेम एज वर्टिकल लाइंस ऑफ सेल इन ए वर्कशीट उस चीज को हम बोलते हैं कॉलम्स। और कॉलम्स आइडेंटिफाई होते हैं लेटर से, जैसे ए, बी, सी एंड सो ऑन। सबसे पहले हम यहाँ पे यूजर आईडी को क्रिएट करना बताते हैं। तो देयर आर ए 3 वेज। अगर आपको नंबर की एक पर्टिकुलर लिस्ट चाहिए जो कि कॉन्टिन्यूटी में होगी, तो उस चीज में आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप जितना भी डाटा है आप उसको मैन्युअली ऐड कर सकते हो, बट मैन्युअली ऐड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, बिकॉज अगर तो आपके पास 1000+ का डाटा है तो आप एक एक एंट्री जब आप एंटर करने बैठोगे तो इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो अगर तो आपके पास लिमिटेड डेटा है लाइक 10-20, तो आप उसको मैन्युअली कर सकते हो। वो भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ही रहेगा किसी भी डाटा को मैन्युअली एंटर करना, जबकि आपके पास उसको ऑटोमेटिक या फॉर्मूला बेस पे एंटर करने की अगर पावर है तो आप उसको उसी बेस पे ही यूज करिए। दैट विल बी ए प्रॉपर मेथड। फर्स्ट मेथड तो हो गया कि आप इसको मैन्युअली ऐड कर सकते हो। सेकंड मेथड है, इसमें आप 2 नंबर एंटर कर लोगे कोई भी, उनको सिलेक्ट करने के बाद जब आप प्लस साइन से इस हैंडलर को नीचे डाउन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली एक एक नंबर को इंक्रीज करता रहेगा। तो देयर आर ए 2 मेथड्स। फर्स्ट है, इसको हम दोबारा से देखते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? जब आप इसमें डाटा मैन्युअली एंटर करते हो, तो हमने यही लेके चलना है कि हमने अपना डाटा मैन्युअली एंटर नहीं करना है। सेकंड ऑप्शन है आपके पास, आप 2 तक का डाटा एंटर कर सकते हो। 2 तक का डाटा एंटर करने के बाद आपने इसको नीचे ड्रैग कर देना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 2 सेल में ही डाटा क्यों एंटर करना है? मैं आपको एक में करके बताती हूँ। अगर मान लीजिए आपने एक का डाटा एंटर किया है, तो जब आप एक को ही ड्रैग कर दोगे तो वो सेम वैल्यू नीचे ड्रैग होती जाएगी। मीन्स उसको इस चीज का रेफरेंस नहीं पता चलेगा कि मुझे नंबर को क्या करना है, तो वो सेम ही नंबर को कॉपी पेस्ट करता रहेगा। अब जो सबसे थर्ड और प्रोफेशनल वे है वो है कि आपने कोई भी एक नंबर एंटर किया। एक नंबर एंटर करने के बाद जब आप इसके कॉर्नर में जाके हैंडलर में जाओगे तो वहां पे प्लस का साइन आ जाएगा। ये और कीबोर्ड से आपने कंट्रोल प्रेस करना है। कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल प्रेस किया और आप देख रहे हो यहाँ पे डबल प्लस का साइन आ गया। तो आपने क्या करना है? इसको नीचे ड्रैग करना है, तब भी आपका डाटा नीचे ड्रैग होता जाएगा। तो ये उस ऑप्शन में आता है जब आपने 2 वैल्यू का डाटा नहीं देना, एक ही वैल्यू से आप डाटा को एंटर करवा सकते हो। तो देयर आर ए 3 वेज। अब थर्ड मेथड को एक बार दोबारा देखते हैं। लाइक सपोज करो मैंने 11 दे दिया। 11 प्रेस करने के बाद मैंने प्लस के साइन पे किया, कंट्रोल प्रेस किया, तो इसको मैं नीचे ड्रैग कर दूंगी तो वो डेटा आपका उसी वे में आ जाएगा। अब सपोज करो अगर आपको सिर्फ और डाटा चाहिए, अगर आपको
सिर्फ और डाटा चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगी और नीचे इसको ड्रैग कर दूंगी, तो उसमें सिर्फ आपका और डाटा आ जाएगा। अगर आपको इवन डाटा चाहिए तो आप इवन डेटा भी दे सकते हो, दैट इज डिपेंड कि आपका किस टाइप का डेटा है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ड्रैग ड्रॉप करके आप अपनी वैल्यू को, लिस्ट को या किसी भी इम्प्लॉय डाटा को, मीन्स जो कॉन्टिन्यूटी में है, इसको आप यूज कर सकते हो। अब सेकंड चीज देखते हैं इसमें कि अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है, इसमें मुझे अगर जैसे सैलरी का कॉलम अगर देखा जाए तो सैलरी के कॉलम के आगे मुझे सिंबल लगाना है, करेंसी का सिंबल लगाना है, वो इंडियन हो सकता है या किसी पर्टिकुलर कंट्री का भी हो सकता है। तो मैं अभी यहाँ पे रुपीस का साइन लगा के आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो सैलरी के कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप क्या करोगे, अकाउंटिंग के नीचे आपको ये ऑप्शन दिख रही है, यहाँ पे आप इंग्लिश और रुपीस का सिंबल आ रहा है, यहाँ पर भी अगर आप क्लिक कर दोगे तो तब भी आपका डाटा शो हो जाएगा। सेकंड वे है इसमें, आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाओगे, यहाँ पे आपके पास करेंसी की ऑप्शन होगी और यहाँ पर भी आपके पास किसी भी कंट्री का आप यहाँ पे सिंबल लगा सकते हो। बिटकॉइन का अगर मैंने किया है तो यहाँ पे आपने करेंसी ऐड करना है, तो बिटकॉइन आपने सिंबल लगा दिया, तो जैसे ही आप इसको करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे बिटकॉइन का डाटा आ जाएगा। तो यहाँ से आप किसी भी तरह का डाटा ले सकते हो, दैट इज डिपेंड कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारा डाटा है, तो जिस भी करेंसी का आपने सिंबल ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट वे है इसमें ज्वाइनिंग डेट का। अब ज्वाइनिंग डेट आप यहाँ पे देख रहे हो किसी नंबर के फॉर्मेट में आ रही है, तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि किस एम्प्लॉय की क्या ज्वाइनिंग डेट है, तो इसको हम पर्टिकुलर फॉर्मेट में करते हैं। वो पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या होता है, जैसे डेट होती है, उसके बाद उसका मंथ होता है, उसके बाद उसका ईयर होता है, तो उसी फॉर्मेट में हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये डाटा सिलेक्ट किया, सेम ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डेट। तो कौन सा फॉर्मेट चाहिए, ये फॉर्मेट चाहिए तो आप ये फॉर्मेट ऐड कर सकते हो। अगर आपने अपना फॉर्मेट चेंज करना है तो आप उस फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू कि कौन सा डाटा कैसे आपने प्रेजेंट करवाना है। सपोज करो मुझे सम का फंक्शन लगाना है, जैसे मैं नीचे आई तो आप देख रहे हो डाटा चेंज हो रहा है, सम का फंक्शंस। तो अगर आपने एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज करना है तो उससे पहले आपको इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सम लिया, अभी जस्ट मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इसको हम डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि अगर मैं कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला लगाती हूँ तो हर बार मेरा रैंडम का जो डेटा है वो चेंज हो रहा है। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो हर बार वो डेटा मेरा चेंज होता जाएगा। तो अब एक्सेल में जब डेटा आता है, जो मुझे एक्चुअल रिजल्ट चाहिए, वो तो डेटा कांस्टेंट होता है, मींस एक बार मैंने डाटा एंटर कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इस डाटा को पहले कांस्टेंट करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो मैं किसी भी डाटा पे क्लिक करूं तो फॉर्मूला बार में उसका फॉर्मूला आ रहा है। अब अगर उसका फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है, मींस कि अब मैं जब भी ये डाटा कॉपी पेस्ट करूंगी या किसी के साथ शेयर करूंगी तो ये फॉर्मूलाज भी शेयर हो जाएंगे। अब फॉर्मूलाज शेयर होंगे तो उसके पास भी यही डायनामिक डाटा ही चला जाएगा। अब इसको करना क्या है, मैं ये चाहती हूँ कि अगर मुझे ये डेटा किसी के साथ शेयर करना है बट मेरे फॉर्मूलाज कॉपी पेस्ट ना हो, वो डेटा मेरा शेयर ना हो, उसके लिए क्या करना है, पहले इन दोनों वैल्यू को हम डिलीट कर देते हैं, पहले इन वैल्यू को हम कांस्टेंट करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, जितना डाटा है उसको आपने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी कीबोर्ड से प्रेस करोगे फॉर ए कॉपी। उसके बाद आपने होम टैब के अंदर पेस्ट में जाना है और यहाँ आपके पास पेस्ट वैल्यू में ऑप्शन होगी वैल्यूज की। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, अब आप किसी भी वैल्यू पे क्लिक करो, अब आप देखोगे कि फॉर्मूला बार पे फॉर्मूला नहीं आ रहा बल्कि उस सेल की पर्टिकुलर वैल्यू ही आ रही है। अब आप क्या कर सकते हो, इस पे फॉर्मूलाज लगा सकते हो। सबसे पहले हमने लेना है सम का फॉर्मूला। सम किसके लिए होता है, एडिशन के लिए। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम लगाएंगे, सम के बाद मैं क्या करूंगी, इनको तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लूंगी। तब तीनों कॉलम्स मींस ये रेंज में सिलेक्ट हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो आपका सम आ जाएगा। एक फॉर्मूला लगाने के बाद आपने जस्ट फॉर्मूला को ड्रैग करना है तो आपके पास जितने भी मल्टीपल कॉलम्स होंगे सबका डाटा आ जाएगा। जहां तो आप ड्रैग कर सकते हो, दूसरी ऑप्शन ये है कि यहाँ पे जाके आप डबल क्लिक भी कर दोगे तब भी आपका डेटा शो हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं मिन। मिन का फॉर्मूला लगाने के बाद इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है वो मुझे दिखा देगा कि इस डाटा में सबसे छोटी वैल्यू 60 है। मैक्स का डाटा चाहिए,
तो सेम एज जैसे आपने मिन का फॉर्मूला लगाया था वैसे ही आप मैक्स का फॉर्मूला भी लगा दोगे, तो इसमें से जो मैक्स वैल्यू है वो आपको दे देगा। ड्रैग करना है, डबल क्लिक करना है, किसी भी तरह का डाटा दे सकते हो। काउंट फंक्शन, काउंट को हम आगे भी डिटेल में करेंगे, तो अभी जस्ट आप एक बेसिक चीज देख लीजिए। इसमें काउंट क्या करेगा, आपके डाटा को काउंट करके बता देगा कि टोटल कितने अमाउंट का डाटा है। तो देर आर 3 अमाउंट ऑफ डेटा, तो सबका 3 आ जाएगा क्योंकि वो सेम ही डेटा है। अब नेक्स्ट हम इस पे क्या करते हैं, टेबल पे बॉर्डर लगा के देखते हैं और फॉर्मेटिंग देखते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि मुझे इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना है। जैसे मान लीजिए ये मेरे हेडिंग्स है, हेडिंग का अगर मुझे कलर चेंज करना है तो यहाँ पे ये सारे फॉर्मेटिंग टूल्स हैं जिसके थ्रू आप अपने डाटा को फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे सपोज करो मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है, तो आप इनका साइज भी अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर सकते हो। डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से भी 2 पॉइंट डिक्रीज होता है और 2 पॉइंट यहाँ से इंक्रीज होता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डेटा सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका फॉन्ट स्टाइल होता है जो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली दे सकते हो, आपको क्या चाहिए। ये बोल्ड होता है, इटैलिक और अंडरलाइन, ये भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ही पार्ट है। अब सपोज करो अब ये आपके पास डाटा आ गया, अगर आपने नया डाटा, नई रो, नया कॉलम इंसर्ट करना है तो उसके 2 तरीके होते हैं। या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दो तो नया डाटा इंसर्ट हो जाएगा रो। कॉलम अगर करना है तो सेम प्रोसेस, इस पे क्लिक कर दोगे तो आपका नया कॉलम भी यहाँ पे ऐड हो सकता है। ये तो था कि अगर आपने मैन्युअली डाटा करना है, लेकिन अगर यही चीज आपको शॉर्टकट की से करनी है तो उसके लिए आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करोगे तो आपका एक एक कॉलम ऐड होता जाएगा। और अगर आपने डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस प्रेस करोगे तो आपका डाटा डिलीट होता जाएगा इसमें। तो ये आप, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मीन्स कंडीशन वाइज डाटा कैसे आपने सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करनी है तो वो आपके न्यूमेरिक डाटा मीन्स नंबर और टेक्स्ट दोनों पे ही अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैलरी को देखते हैं। सैलरी वाला कॉलम अगर मैं सिलेक्ट कर लूंगी तो कंडीशनल फॉर्मेट में जाके हाईलाइट करना है किस सेल को, ग्रेटर देन को। तो कौन सी कंडीशन इस पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो मैंने बोला जिसकी सैलरी 50,000 से ग्रेटर है वो चीज सिलेक्ट हो जाए। तो आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट इसका रेड कलर है, आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे जिसकी सैलरी 50,000 से ग्रेटर है वो सारे का सारा डाटा ओके मैं करूंगी तो वो सारे का सारा डाटा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। सेम चीज अगर आपने लेस देन के लिए करनी है तो मैंने यहाँ पे बोला कि अगर मान लीजिए किसी की सैलरी 40,000 से लेस है तो वो चीज सिलेक्ट हो जाए। तो कलर कॉम्बिनेशन सेम ऑप्शन रहेगी, कलर कॉम्बिनेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप ओके करोगे तो जिसकी सैलरी 30,000 से, सॉरी जिसकी सैलरी 40,000 से कम है वो आपका डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाती है बेटवीन। बेटवीन मीन्स अगर आपने रेंज करना हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा हो, तो अब मैं ये करती हूँ कि अगर किसी की सैलरी 50,000 से लेके 90,000 तक की है तो वो चीज सिलेक्ट हो जाए। तो सिर्फ जिसकी सैलरी 50,000 से लेके 90,000 के बीच का डाटा ही आपके पास सिलेक्ट होगा। सेम चीज इक्वल टू के लिए भी यूज होता है। इक्वल टू मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू, सेम वैल्यू। उसके लिए हम कैसे, अगर मान लीजिए किसी की सैलरी 90,000 है, अब जिसकी सैलरी 90,000 होगी तो वो नहीं है इसमें डाटा, तो यहाँ पे हम कोई एग्जैक्ट वैल्यू ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 85,206। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हो, तो सेम जिस जिस डाटा का सेम डाटा होगा वो आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब सेम चीज अगर मुझे इस पे शो करवानी है तो मैंने सारे का सारा डाटा सिलेक्ट किया। यहाँ पे अगर मुझे टेक्स्ट दैट कंटेन, अब टेक्स्ट पे डाटा करते हैं तो मुझे किसका डाटा चाहिए, यहाँ पे मैंने ये लिखा जिसके डिपार्टमेंट सेल्स हैं वो डेटा मेरे पास यहाँ पे शो हो जाए। तो आप देख रहे हो जितना सेल्स का डेटा है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो कलर कॉम्बिनेशंस आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर ये नहीं चाहिए तो सपोज करो मुझे फाइनेंस का करना है तो फाइनेंस भी यहाँ पे शो हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे किसी भी डेटा के आगे आइकन्स लगाने हैं तो वो चीज कैसे होगी, जैसे सैलरी पे लगाते हैं तो यहाँ पे आप आइकन सेट कर सकते हो। आप देख रहे हो किसका डाटा इंक्रीज हो रहा है, किसका डिक्रीज हो रहा है। जैसे शेयर मार्केट में होता है
वो चीज़ें भी आप यूज़ कर रहे हो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो कैसे ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने ये अगर ये लगा लूँ तो आप देख रहे हो जो हमारे मोबाइल के टावर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली ये डाटा है। तो जितनी ज़्यादा सैलरी होगी उतने ही वो टावर्स फिल होंगे और जितनी सैलरी हो कम होगी उस हिसाब से वो आपके टावर्स को फिल करके बता देगा। तो यहाँ मेरे पास कुछ डेटा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यू भी है। जैसे 103 यहाँ पे आप देख रहे हो तो 103 यहाँ पे भी रिपीट हो रही है, 101 2 बार रिपीट हो रही है। तो ऐसा मेरे पास 2 बार डाटा है जो डुप्लीकेट फॉर्म में है। तो डुप्लीकेट डाटा को आपने कैसे रिमूव करना है? तो डुप्लीकेट डाटा को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने डाटा को सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने डेटा में जाना है। वहां पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगी रिमूव डुप्लीकेट्स। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास एक रिमूव डुप्लीकेट्स का पॉपअप विंडोज ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने लिखा है कि माई डेटा हैज हेडर्स, तो हेडिंग्स है तो इसको ऑन ही रखना है आपने। तो यहाँ पे आपके पास सारे कॉलम्स है, तो मैं सारे कॉलम में से डेटा देख रही हूँ कि डुप्लीकेट है कि नहीं। तो अभी मैं किसी को भी अनसिलेक्ट नहीं कर रही हूँ। ओके करूंगी तो यहाँ पे वो बोल देगा नो डुप्लीकेट वैल्यूज। तो ऐसा क्यों हुआ है, डुप्लीकेट वैल्यू क्यों नहीं आई है, तो वो चीज देखते हैं पहले। अब वो डुप्लीकेट वैल्यू इसलिए नहीं आई है क्योंकि आप देख रहे हो कि 10 वाला जो कॉलम है 101 जो कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो मोबाइल से पहले स्पेस नहीं है और यहाँ पे स्पेस दी हुई है। तो एक्सेल क्या समझता है, अगर स्पेस दी हुई है तो वो उसको एज ए एक्स्ट्रा करैक्टर लेके चलता है। तो ये डेटा मैच नहीं हो रहा, तो दैट्स वाई उसने बोल दिया कि कोई भी डुप्लीकेट डेटा है ही नहीं है पूरे कॉलम में। अब 103 में भी सेम है कि यहाँ पे हमने हेडफोन से पहले क्या दिया हुआ है, स्पेस दी हुई है। अब इस चीज को करना कैसे है, क्योंकि अगर ये डाटा भी डुप्लीकेट है तो जब आगे मुझे कैलकुलेशन करनी है तो वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उस चीज के लिए मुझे क्या करना है, उस चीज के लिए मैं सारा डाटा दोबारा सिलेक्ट करूंगी। सेम ऑप्शन में आपने फिर जाना है। यहाँ पे आपने क्या कर देना, अनसिलेक्ट पे क्लिक कर दोगे। अब किस कॉलम में आपको डेटा किस बेस पे करना है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगी कैटेगरी को। आप एक से ज्यादा को भी कर सकते हो। तो कैटेगरी पे आप जाएगा तो कैटेगरी पे तो मोबाइल्स भी बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं प्रोडक्ट आईडी को कर लेते हैं। प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि आईडी यूनिक होती है तो वहां से उसके लिए डुप्लीकेट डेटा फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। अब मैंने ओके किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 डुप्लीकेट वैल्यूज, 2 डुप्लीकेट 101 का भी डुप्लीकेट है एक और 103 का। जैसे मैं ओके करूंगी तो आपके डाटा में से डुप्लीकेट डेटा रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं रिमूव स्पेस मीन्स एम्प्टी रोज। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें एम्प्टी रोज दी हुई गई है, तो इसको मुझे कैसे डिलीट करना है। एक तो चीज ये है कि आप इसको सिलेक्ट करके मैन्युअली भी डिलीट कर सकते हो, बट दिस इज ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे डेटा कम है तो करना इजी लग रहा है, लेकिन अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो आप कैसे करोगे। उस चीज को करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी जैसे आप प्रेस करोगे गो टू की आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। स्पेशल में जाना है। स्पेशल में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ब्लैंक्स। इस पे आपने टिक करके जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पर आप क्या करो देखोगे, यहाँ पर आपके पास जो ब्लैंक्स डाटा है वो सिलेक्ट हो गया। अब आपने इसको क्या करना है, कंट्रोल माइनस प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गई कि क्या डिलीट करना चाहते हो। इंटायर रो पे क्लिक करोगे, ओके करोगे तो आपके पास सारा आपका डुप्लीकेट डेटा डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट हम ये स्पेस है इस चीज को हमने कैसे सेटअप करना है, क्योंकि यहाँ तक डाटा तो ठीक आ रहा है लेकिन ये स्पेस जब आपने बाद में किसी भी तरह की वैलिडेशन या कैलकुलेशन या कंडीशनल डाटा लगाना है तो ये बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। तो उस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करना है वो देखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नया कॉलम ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, कैटेगरी दोबारा लिख लूंगी। कैटेगरी को यहाँ पे मुझे ये स्पेस रिमूव करनी है, तो वो स्पेस कैसे रिमूव होगी, यहाँ पे हम सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करके इसकी लेंथ लेके दिखाती हूँ सो दैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लेंथ फंक्शन लगाया। लेंथ के बाद इसको मैंने रखा, जैसे मैंने एंटर किया अब यहाँ पे वो बता रहा है 10, जबकि मोबाइल तो सिर्फ 6 लेटर्स का वर्ड है। तो ये क्या है, आप इस पे डबल क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे आपको काफी स्पेस नजर आ रही है। तो वो जो स्पेस होती है उसको भी वो एज ए करेक्टर में ही काउंट करता है। अब जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगी तो यहाँ पे
वो जितनी स्पेस दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली वो उसको कैलकुलेट करके बता रहा है। यहाँ पे मैं इनकी कैटेगरी डिफाइन करती हूँ। दोबारा इसको ठीक करते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पे फंक्शन लगाना है ट्रिम। ट्रिम क्या कर देगा, स्पेस को कट आउट कर देगा। यहाँ पे मैंने इसको लिखा, इस पे एंटर किया और सेम चीज को हम ड्रैग कर देंगे नीचे। अब आप देख रहे होंगे, आपको आउटपुट से ही पता चल रहा होगा कि इनकी स्पेस रिमूव हो चुकी है। लेकिन अगर इसका हमने रिजल्ट देखना है तो हम इसकी लेंथ को दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए सेम फॉर्मूला मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 6 आ रहा है, तो नाउ दिस इज ए राइट आंसर्स। तो यहाँ पर आप इनकी लेंथ देख सकते हो, यहाँ पर आप इनकी लेंथ देख सकते हो। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर मुझे मान लीजिए ये डाटा डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लूंगी क्योंकि ये डाटा ही मेरा करेक्ट है। तो इनको मैं क्या कर दूंगी, राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगी। ओप्स, अब क्या हो गया, यहाँ पर तो एरर आ गया। दैट इज कॉल्ड योर रेफरेंस एरर। इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है और ये एरर आती क्यों है, क्योंकि जिस कॉलम से मैंने फॉर्मूला में सेल का रेफरेंस उठाया था वो कॉलम तो मैंने डिलीट कर दिया। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, रेफरेंस का एरर आ रहा है। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी के बाद हम होम में जाके इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। अब अगर मैं इनको डिलीट भी कर दूं तो मेरा डेटा स्टिल वैसे का वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट है हम डेटा क्लीनिंग करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे मुझे कैटेगरी दी है, इसमें से कोई लेटर तो कैपिटल है, बीच में से भी कोई लेटर कैपिटल है, ये पूरे का पूरा ही कैपिटल है। तो इन चीज़ों को अगर मुझे कैसे सेट करना है, क्योंकि डेटा अगर आपका पर्टिकुलर फॉर्मेट में होगा तब कि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना आ सके। अब जैसे यहाँ पे मुझे अगर मैच करना है, डुप्लीकेट डिलीट करना है, तो इस केस में तो वो क्या करेगा, केस सेंसिटिव है, उसको मैच ही नहीं कर पाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर तो डाटा आपको प्रॉपर कैपिटल लेटर में चाहिए तो उसके लिए आप अपर यूज कर सकते हो। अपर मैंने यूज किया, एंटर किया, तो वो क्या कर देगा, पूरे के पूरे डाटा को कैपिटल लेटर्स में लिख देगा। सेम चीज को अगर आपने स्मॉल में लिखना है तो उसके लिए आप लोअर यूज करोगे। लोअर के साथ जैसे ही आप एंटर करोगे आपके पूरे का पूरा डाटा लोअर केस में आ जाएगा। बट मैं ये चाहती हूँ कि फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉपर केस। प्रॉपर केस में क्या होगा, इसको सिलेक्ट करेंगे, ईच एंड एवरी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। जिस फॉर्मेट में हम लिखते हैं उसके लिए आप प्रॉपर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हम डेटा क्लीनिंग करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, अब नेक्स्ट है कि अगर मुझे अपने डाटा में से नेगेटिव वैल्यू को रिमूव करना है। अब यहाँ पे आप स्टॉक देख रहे हो, -3 भी है, -5 भी है, -1 भी है। तो अगर मुझे नेगेटिव डाटा को रिमूव करना है तो वो चीज़ मैं कैसे रिमूव कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे कंडीशन डाटा लगाना पड़ेगा। कंडीशन बेस कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो क्या डाटा सिलेक्ट हो, कंडीशन फॉल्स है तो कौन सा डाटा सिलेक्ट हो। उसके लिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं इफ में मैंने लिखा कि इफ दिस डाटा इज लेस देन 0, अगर 0 से कम है, 0 से कम कौन सी वैल्यू आएगी, जो नेगेटिव होगी, तो क्या हो जाए, 0 हो जाए, अदरवाइज सेम डेटा डिस्प्ले हो जाए। मीन्स अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये वाला डाटा डिस्प्ले हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लास्ट वाला डाटा हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस थी वैल्यू तो उसने 0 कर दिया। इसको अगर मैं डबल क्लिक करती हूँ तो जो डेटा पॉजिटिव है वो एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है और जो डेटा नेगेटिव था वहां पे मैंने 0 डिस्प्ले करवा दिया। अब नेक्स्ट है कि अगर मुझे अपने डाटा में से नेगेटिव वैल्यू, अब नेक्स्ट हम करते हैं डेटा को स्प्लिट कर देते हैं। डेटा को स्प्लिट कैसे करना है, पहले हम स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे मैं एक डेटा बना रही हूँ जिसमें सिटी का नेम और उसका पिन कोड एक ही कॉलम में मैं एंटर कर रही हूँ। अब उसको मुझे अगर डिफरेंशिएट करना है, मीन्स दोनों को अलग अलग डाटा में स्प्लिट जहाँ डिवाइड करना है, तो वो चीज़ कैसे करनी है, प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पे सपोज करो मैंने लिखा मुंबई, यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया, तो 6 डिजिट का कोई भी मैं कोड लिख देती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी डेटा ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि सिटी मेरा अलग आए और पिन कोड मेरा अलग आए, तो वो चीज़ कैसे आएगी, उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा स्प्लिट डेटा का फंक्शन। स्प्लिट डेटा का फंक्शन यूज़ करने के लिए अब उसको मुझे अगर डिफरेंशिएट करना है, मीन्स सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मुंबई को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगी। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने सब डाटा को सिलेक्ट किया,
कंट्रोल ई प्रेस करोगे तो वो आपका क्या करेगा, जितना डाटा मैंने सिलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंगली वो मीन्स हाइफन से पहले पहले का डाटा आपका वहां पे दे देगा। कंट्रोल ई से क्या होता है, फ्लैश फिल होता है कि मीन्स जो जो फॉर्मूला मैंने फर्स्ट सेल से उठाया है वो बाकियों पे भी इम्प्लीमेंट हो जाए। अब सेम चीज यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे किया पेस्ट, कंट्रोल वी से इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल ई कर दिया तो वो पूरे का पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। एक तो ऑप्शन ये है, आप इस ऑप्शन से भी अपने डेटा को सेपरेट कर सकते हो, बट इस केस में प्रॉब्लम क्या रहेगी, इस केस में आपका डेटा डायनामिक नहीं बनेगा। सपोज करो इन केस कल को मैं यहाँ से कुछ डेटा चेंज कर दूँ, 6 की जगह मैंने 9 कर दिया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे वो डेटा चेंज नहीं हुआ, वो डेटा कांस्टेंट ही रहा। अगर आपको डायनामिक डेटा करना है कि एक ही जगह पर मैं चेंज करूँ तो बाकी जहां जहां मैंने इसको यूज किया सब पर ये डाटा चेंज हो जाए, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला से यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन। मैंने लेफ्ट फंक्शन यूज किया। लेफ्ट के लिए मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको बोल दिया कि कितना, जैसे मान लीजिए मुझे पिन कोड है तो पिन कोड का मुझे पता है ये तो 6 डिजिट का है, तो मैंने इसको क्लिक किया तो वो क्या करेगा, इसके पहले 6 डिजिट दे देगा, और मुंबई 6 डिजिट का ही है तो 6 डिजिट उसने दे दिया। अब इसको ड्रैग करके देखते हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई। सूरत तो 5 का था तो 6 उसने लेने ही लेने थे फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, तो उसने क्या किया, हाइफन भी ले लिया, और यहाँ पे तो वो उसका पिन का फर्स्ट नंबर भी यहाँ पे आ रहा है। तो दिस इज नॉट ए करेक्ट वे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको बताना पड़ेगा कि हाइफन तक का डेटा लेना है। तो हाइफन तक का डेटा लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे हाइफन तक का डेटा निकालते हैं। उसके लिए यूज करना पड़ता है हमें फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन कैसे यूज करना है, जैसे यहाँ पे मैंने फाइंड ले लिया। फाइंड के लिए सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले फाइंड फंक्शन लिया। क्या फाइंड करना है मुझे, हाइफन फाइंड करना है। कौन से डाटा में से फाइंड करना है, इस वाले कॉलम से करना है, और फर्स्ट प्लेस से ही स्टार्ट करे वो देखना, तो वो मुझे बता देगा कि 7th नंबर पे हाइफन आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक कर दूंगी तो वो सबका बता देगा कि कौन कौन से सेल पे हाइफन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इस पोजीशन के बेस पर हाइफन को और सिटी को अलग करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी, अब लेफ्ट और फाइंड वाले फंक्शन को कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा लेफ्ट, लेफ्ट के लिए मैंने यहाँ पे इस सेल का यूज किया, कॉमा फाइंड, फाइंड फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, हाइफन, कॉमा सेम सेल, कॉमा 1। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ, पहले हम ये वाला फॉर्मूला करके देखते हैं। अब यहाँ पे उसने वो चीज तो उठा ली लेकिन साथ में हाइफन भी उठा लिया। अब हाइफन मुझे नहीं लगाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को एक बार दोबारा लगा के देखते हैं। लेफ्ट लिया, लेफ्ट के लिए मैंने क्या किया, इस सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा इसके साथ मैंने फाइंड फंक्शन लगा दिया। फाइंड में मैंने इसको बता दिया कि हाइफन को सिलेक्ट करना है, कॉमा सेम सेल, कॉमा 1, और यहाँ मुझे इसको बताना पड़ेगा -1, ताकि वो क्या करे, पीछे वाली वैल्यू को, हाइफन वाली वैल्यू को माइनस कर दे, मीन्स उस पोजीशन को ऐड ही ना करे। अब आप देख रहे हो, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, और किसी भी तरह का डाटा हो तो वो यूज हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ पे मुंबई की जगह दिल्ली लिख दिया, तो जैसे ही मैंने डाटा सिलेक्ट किया, आप देख रहे हो यहाँ पर वो डेटा डायनामिक हो गया, वो डेटा भी उसके साथ ही चेंज होगा। सबसे पहले इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन। मैंने लेफ्ट फंक्शन यूज किया। लेफ्ट के लिए मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट, ये तो था लेफ्ट फंक्शन। अब अगर मुझे पिन कोड के लिए भी लगाना है तो उसके लिए मैं सेम फंक्शन लगाऊंगी, राइट फंक्शन। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, कॉमा इसके साथ ही मैंने फाइंड भी लगा दिया, और फाइंड लगाने के लिए मुझे यहाँ पे लेना है हाइफन, कॉमा सेम सेल, कॉमा 1। -1 इसमें नहीं लगता है राइट में, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेम डेटा आपका आ जाएगा। कल को अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक वैल्यू नहीं आ रही है, तो वो वैल्यू क्यों नहीं आ रही है, पहले उसको देखते हैं। आगे यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कल को कोई डाटा चेंज कर देती हूँ 1 2 3 4 5, तो आपका डाटा भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा।
अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होता है? डेटा वैलिडेशन मीन्स कि आपका डेटा तभी एंटर हो अगर आपका डेटा वैलिड है। उसके लिए हम कंडीशन पहले से ही सेट करेंगे। तो स्क्रीन पर आते हैं, यहाँ पर मैंने नेम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 पर्सन के कोई भी रैंडम नेम लिखे हैं। तो यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर लिखना है, तो मोबाइल नंबर के मुझे पता है कि 10 डिजिट होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई यहाँ पे 10 से कम या 10 से ज्यादा डिजिट डाल देता तो एरर शो हो जाए। वो चीज करनी कैसे है? अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेटा में जाना है। उसके लिए आपने डेटा में जाना है। इसके बाद आप जाओगे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में आपने एनी वैल्यू पे जाना है। यहाँ पे मैं किस चीज को दे रही हूँ, यहाँ पे मैं दे रही हूँ होल नंबर को। होल नंबर में आपने देना है, मिनिमम वैल्यू क्या है मेरी 10, मैक्सिमम वैल्यू भी मैं 10 ही ले रही हूँ। इसको मैंने ओके किया। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सपोज करो मैं नंबर एंटर करती हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक एरर शो हो जाएगा। उसके लिए आपने डेटा में यहाँ पे आपका आ जाएगा दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। अब एरर तो आ गया, लेकिन ये एरर किस चीज का है नहीं समझ आए, तो हम इस एरर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको कस्टमाइज करते हैं। सेम आपने क्या करना है, डेटा में जाके सेम ऑप्शन डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे आपके पास एरर अलर्ट का मैसेज है, यहाँ पे आ जाएगा। पहले हम इसका टाइटल दे देते हैं रॉन्ग इनपुट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दिस, यहाँ पे हमने मैसेज देना है यू आर एंटरिंग दी रॉन्ग काइंडली एंटर 10 डिजिट्स, सो दैट कि मेरा मैसेज क्लियर हो जाए कि किसमें क्या एरर आ रहा है। अब इसको दोबारा करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया 1 2 3, इसको मैंने एंटर किया तो यहाँ पर आ रहा है रॉन्ग इनपुट जो मैंने टाइटल दिया था, एंड यू आर एंटरिंग द रॉन्ग कॉन्टैक्ट नंबर, काइंडली एंटर 10 डिजिट, एंटर। तो यहाँ पे आप मेरी शीट देख रहे हो जिसपे डिपार्टमेंट्स एंड सेल्स दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंगली अब मैंने एक कंडीशन सेट की है जिसमें मेरी टारगेट कंडीशन ये रहेगी, अगर मान लीजिए उसकी जो सेल्स है वो 60,000 जहाँ 60,000 से अबव है, तो उसका जो स्टेटस है, टारगेट स्टेटस है, वो वहां पे कंप्लीटेड आ जाए, अदरवाइज इनकम्प्लीट आ जाए। इट मीन्स कि इफ में अब हम दो कंडीशन लेके चलेंगे। जो इफ कंडीशन होती है वो ट्रू एंड फॉल्स, वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट वाला पार्ट मीन्स ट्रू पार्ट चलेगा, अदरवाइज फॉल्स पार्ट चलेगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फर्स्ट इसमें क्या करते हैं, इसका हेडिंग दे देते हैं टारगेट स्टेटस। तो यहाँ पे कंडीशन लगेगी, अगर मान लीजिए उसकी जो सेल्स से पहले यहाँ पे लगेगा इफ, सेल्स में लेके जाएंगे इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन ही ग्रेटर देन इक्वल टू की दी हुई है 60,000। तो क्या हो जाए, डबल कोट में हम लिख देते हैं कंप्लीटेड, और सेकंड चीज हम लिख देते हैं कॉमा डाल के इनकम्प्लीट, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर तो मान लीजिए ये जो सेल है D2 में दी हुई है, अगर वो 60,000 से अबव होगी तो ये होगी हमारी ट्रू कंडीशन। जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज ट्रू पार्ट, सेकंड इज योर फॉल्स पार्ट। तो इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीटेड। कंप्लीटेड क्यों आया, बिकॉज इस वाले सेल्स की वैल्यू वो 60,000 से अबव है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देते हैं तो सबकी वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास इनकम्प्लीट आ गया। तो जिस जिसका कंप्लीटेड आप देख सकते हो उसके अकॉर्डिंगली जो मेरी कंडीशन है वो ट्रू एंड फॉल्स के अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट आ रहा है। तो इफ में आप दो कंडीशंस के बेस पे अपना डाटा शो करवा सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है, जब एक इफ के अंदर आप मल्टीपल इफ्स लगा देते हो। मींस जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो ऑब्वियसली आपको नेस्टेड इफ ही यूज करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल कंडीशन है, इफ्स भी ज्यादा लगेंगे, तो उस चीज को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। मींस जब इफ के अंदर हमने इफ कंडीशन यूज करनी है। तो चलिए यहाँ पे स्क्रीन पे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इंसेंटिव्स लिए गए हैं, इंसेंटिव कैलकुलेशन की है कि अगर किसी की सेल 75,000 से अबव है तो उसकी जो परसेंटेज है इंसेंटिव की वो 25% हो जाए। अगर 50,000 से अबव है तो 18% हो जाए। अगर 50,000 के इक्वल जाए, उससे कम है तो वो 10% हो जाए। अब ये काम कैसे करेगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंसेंटिव, इंसेंटिव्स लिख देते हैं कितने आएंगे। अब यहाँ पे नेस्टेड इफ कंडीशन लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगेगी, इफ
दिस वन इज ग्रेटर देन 75,000, तो क्या हो जाए, दिस वन मल्टीप्लाई 25%। तो क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज जितना दिया है आप उतना ही लिखोगे, कॉमा इसके बाद आपकी सेकेंड इफ कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। इफ दिस वन इज ग्रेटर देन 50,000, तो क्या हो जाए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिस वन इज मल्टीप्लाई 18%। अदरवाइज क्या हो जाए, दिस वन इज मल्टीप्लाई बाय 10%। अब यहाँ पे जो कंडीशंस मैंने दी गई है वो इस जो गिवन था उसके अकॉर्डिंगली ही दी गई है। तो अब इसको हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका इंसेंटिव कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो अगर तो ये वाली कंडीशन है वो सबसे पहले इसके पास जाएगी, मींस अब जो ये वाली कंडीशन है ये सबसे पहले इसके पास जाएगी, तो ये इसके साथ तो ट्रू नहीं हो रही, तो वो क्या करेगी, वो नेक्स्ट वाली इफ के पास चली जाएगी। अब यहाँ पे तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे 18% इसका जो इंसेंटिव है वो कैलकुलेट हो गया। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, जो नेस्टेड इफ एल्स है वो फीफो पे काम करती है। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे मूव हो जाएगा, मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और लास्ट में 10% सिर्फ वहां पे काउंट होगा, यहाँ पर आपकी कंडीशन दोनों ही ट्रू नहीं है, तो वहां पर आपका 10% काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है, जब एक इफ के अंदर आप मल्टीपल इफ्स लगा देते हो, मींस जब आपके पास मल्टीपल। अब नेक्स्ट हम करते हैं इफ्स। इफ्स क्या होता है, जब आपने बार बार, नेस्टेड इफ मींस कि बार बार आपने इफ जो कीवर्ड है वो यूज ना करना हो तब आप यूज करते हैं इफ्स। इफ्स और नेस्टेड इफ एक ही तरह से काम करते हैं, बट इनको लिखने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर तो जो हमने कंडीशन लगाई थी, यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगाई है वो हमने नेस्टेड इफ्स के अकॉर्डिंगली लगाई है। अब सेम कैलकुलेशन हम यहाँ पे करके देखेंगे, तो आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट अप्रोक्सीमेटली आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं इंसेंटिव्स 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर लगाएंगे हम इफ्स कंडीशन, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा इफ्स। अब नेक्स्ट हम करते हैं इफ्स। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट देंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ दिस वन इज ग्रेटर देन 75,000, तो क्या हो जाए, दिस वन मल्टीप्लाई बाय 25%। अब आपने एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब आप इफ्स यूज कर रहे हो तो बार बार आपने उसमें इफ कीवर्ड या इफ कंडीशन यूज नहीं करनी है, आपने सिर्फ अपना लॉजिकल टेस्ट देना है। तो यहाँ पे सेकंड लॉजिकल टेस्ट क्या लगेगा, दिस वन इज ग्रेटर देन 50,000, तो क्या हो जाए, दिस वन मल्टीप्लाई बाय 18%। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, अब इसमें लगेगा थर्ड लॉजिक टेस्ट, दिस वन इज लेस देन इक्वल टू 50,000, तो क्या हो जाए, दिस वन इज मल्टीप्लाई 10%। तो यहाँ पे आपकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, इसको हम एंटर करेंगे तो आप देखो वैल्यू सेम ही आएगी। अब इसमें मैंने क्या दिया है, इसमें जब मुझे बार बार लॉजिक टेस्ट देने हैं तो इसमें फॉल्स कंडीशन नहीं लगेगी, इसमें आप मल्टीपल इफ्स ही यूज कर रहे हो, लेकिन इसमें आपने लॉजिकल टेस्ट ही देना है। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है कि आपको बार बार इफ कंडीशन नहीं लिखनी पड़ती। अब यहाँ पर मैं जब डबल क्लिक कर देती हूँ तो यहाँ पर कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो नहीं आ रही है। अब इसमें लगेगा थर्ड लॉजिक। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ एरर आ रहा है, एन मींस नॉट एप्लीकेबल। ये एरर कब आता है, जब मैंने कंडीशन फॉल्स दे दी हो। कंडीशन कैसे फॉल्स दी है ये देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले इफ्स में मैंने क्या लिखा है, D4 इज ग्रेटर देन 75,000, ये तो ठीक है मेरा। उसके बाद मैंने दूसरी कंडीशन दी है D4, मेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कर्सर D2 में चले जाते हैं। अब यहाँ पे नॉट एप्लीकेशन की एरर क्यों आ रही है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो चीज मैंने दी हुई है, यहाँ पे कंडीशन है जो फर्स्ट वाली कंडीशन तो बिल्कुल ठीक है, सेकंड कंडीशन मैंने क्या दिया है, ग्रेटर देन 50,000, और थर्ड वाली कंडीशन भी मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 दी है। तो दो बार सेम कंडीशन दे दी तो वो क्या करेगा, दोनों को ही इंप्लीमेंट नहीं करेगा, तो यहाँ पर आएगा मेरा लेस देन। अब इसको एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद यहाँ पर भी लेस देन का साइन ही आएगा, यहाँ पर लेस देन का साइन आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं,
तो वो एरर आपका रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ एरर आ रहा है, एन मींस अगर आप कंडीशन गलत लगाते हो तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर आपका डेटा फिट नहीं बैठता तो वो हमेशा आपको एरर ही देगा। तो मींस अगर आपको एरर समझ आ गया कि क्या एरर आ रहा है तभी आप उसका सोल्यूशन ढूंढ पाओगे। तो अगर एरर आ भी जाती है तो आप अपने कंडीशन जो फॉर्मूलाज को जरूर दोबारा चेक करो। अब नेक्स्ट हम करते हैं ऑपरेटर्स। इसमें हम क्लियर करेंगे एंड और ऑपरेटर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे इफ कंडीशन से ही मेरा काम हो रहा है तो मुझे ऑपरेटर्स मींस एंड और लगाने की क्यों जरूरत है। अब ये देखिए, इफ हम तब लगाते थे, अगर मैं लास्ट वाले में जाऊं तो इफ कंडीशन हम तब लगाते थे जब मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं और वो मुझे एक ही कंडीशन मुझे मल्टीपल कॉलम पे लगानी, मींस मेरे पास सिंगल कंडीशन थी, कॉलम मेरे पास मल्टीपल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, मींस अब 2 कंडीशंस होगी, फाइनेंस भी होना चाहिए और उसका जो इंसेंटिव है या उसका जो वर्किंग ईयर है वो 5 साल से ज्यादा जो इसके इक्वल भी होना चाहिए। मींस अब एक ही कॉलम पे मैंने 2 कंडीशन लगा ली। जब एक ही कॉलम पे आपकी मल्टीपल कंडीशन हो, मल्टीपल मींस 2 या 2 से ज्यादा, तब आप ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो। कैसे? अब यहाँ पे सबसे पहले एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर के लिए यहाँ पे कंडीशन इफ के अंदर ही लगेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे इफ कंडीशन से ही मेरा काम हो रहा है तो यहाँ पे हमें जो एंड ऑपरेटर लगाना है वो इफ के अंदर ही काम करेगा। यहाँ पे लिखते हैं इफ और इसके अंदर हम ले लेते हैं एंड। इफ एंड दिस वन इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर आ जाएगा फाइनेंस। तो क्या हो जाए, अगर वो फाइनेंस है कॉमा दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो क्या आ जाए यहाँ पर, तो ये कंडीशन मेरी ब्रैकेट यहाँ पे हम बंद कर देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे यस आ जाए, अदरवाइज क्या आ जाए, नो आ जाए। इसको हम बंद कर देते हैं, कंडीशन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या लगाई थी कि अगर मान लीजिए B2 फाइनेंस है और उसका जो वर्किंग ईयर है वो 5 साल से इक्वल या उससे ज्यादा है तो यस आ जाए, बाकी नो हो जाए। पहले रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पर पहला तो बिल्कुल ट्रू है तो वो क्लियर हो रहा है। यहाँ तो चलो फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स है तो यहाँ पर तो वो चलेगा नहीं। फाइनेंस वाला दूसरा देखते हैं, यहाँ पर भी यस आ रहा है बिकॉज दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस देखते हैं जो फाइनेंस है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए ये फाइनेंस है, फाइनेंस में अगर मान लो इसका मैं 2 ईयर कर देती हूँ तब यहाँ पे नो कैसे आ गया, जबकि क्या हो रहा है, कंडीशन फॉल्स कैसे हो गई। कंडीशन फॉल्स ऐसे होगी बिकॉज जब हम एंड यूज करते हैं, एंड का मतलब होता है कि अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा मींस जितनी कंडीशन लगाई है वो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी एंड आपका वर्क करेगा। अब इस केस में नो इसलिए आ गया बिकॉज इस केस में फाइनेंस की जो सेकंड कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो रही। और अगर मैं यहाँ पे वापस जो डाटा था मेरा 5 वही कर दूं तो आप देखोगे आउटपुट मेरा चेंज हो जाएगा। अब सेम कंडीशन हम और पे लगा के देखते हैं। और क्या होता है कि और में से आपकी एक कंडीशन भी अगर ट्रू होगी तो वो वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमें जो एंड ऑपरेटर लगाना है वो इफ के अंदर ही काम करेगा। यहाँ पे लिखते हैं इफ मींस और इज ए कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ एंड। एंड में दोनों जितनी आपने कंडीशन लगाई है सारी ट्रू होनी चाहिए, लेकिन और में एक सिंगल कंडीशन भी अगर ट्रू है तो आप क्या आउटपुट शो हो जाएगा। अब इसमें कंडीशन क्या लगानी है, कंडीशन विल बी सेम, जहां हमने एंड लगाया था वहां पे अब मेरा और हो जाएगा। और दिस वन इज इक्वल टू फाइनेंस दिस वन इज ग्रेटर देन 5 बिकॉज यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 5 की है। अगर आपने इक्वल टू लगाना तो आप इक्वल टू भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा यस कॉमा डाल के, यहाँ पे हम लिख देते हैं नो। यहाँ पे एक कॉमा और आएगा, यहाँ पर एक कॉमा और आएगा। अब जैसे मैं इसको एंटर करूंगी तो वो यस हो जाएगा। मींस इन दोनों में से अब यहाँ कंडीशन ये तो दोनों ही ट्रू है तो यहाँ पे सब जगह पे यस आ रहा है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं अगर फाइनेंस का 1 भी कर दूं तब भी आप देख रहे हो यहाँ पे रिजल्ट यस ही आएगा। मींस और में एनी सिंगल कंडीशन विल बी ट्रू। अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपका जो आउटपुट है वो ट्रू के अकॉर्डिंगली ही आएगा।
मीन्स और इज ए कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ एंड में दोनों जितने पहले सॉर्टिंग समझते हैं। सॉर्ट होता है जब आपने अपने डेटा को अरेंज करना हो, वो अरेंजमेंट आपके डेटा की असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि अरेंजिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, दैट इज कॉल्ड योर सॉर्ट। तो सॉर्ट में जब हम डेटा ले लेते हैं, जब हम अपने डाटा को सॉर्ट कर लेते हैं, तो वहां से हमें फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाता है कि कौन से प्रोडक्ट की सेल कम से ज्यादा हुई है या ज्यादा से कम हुई है, या कौन सा प्रोडक्ट बिल्कुल काम नहीं कर रहा, कौन से प्रोडक्ट की सेल या प्रॉफिट लॉस हो रहा है। तो वो सब कुछ आपको सॉर्ट से ही पता चलेगा। तो अब देख रहे हो कि इसमें जो डेटा आ रही है वो किसी ऑर्डर में नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। इसकी जो ऑप्शन होती है वो आपको होम टैब के अंदर ही मिल जाती है, सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पर अगर आपको डाटा कैसे चाहिए, दैट इज फ्रॉम योर असेंडिंग ऑर्डर एंड दिस इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी, एक्सपैंड द सिलेक्शन, तो ये देखिए आपका डाटा एक पर्टिकुलर फॉर्म में आ जाएगा। तो सेम एज अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूं तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा Z2A। तो हम अपने सिलेक्शन को एक्सपेंड कर देंगे। ये वाला ऑप्शन अभी नहीं सिलेक्ट करना। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने सेम जो सिलेक्शन है वो साथ वाले कॉलम पे भी अगर इम्प्लीमेंट करनी हो तो अभी मैं एक पे कर रही हूँ, तो आप देख रहे हो ये डिसेंडिंग में आ गया, सबसे बड़ी से छोटे मंथ पे आप ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो सो डेटा सॉर्ट करना है वो किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हो। अगर आपने सपोज करो ये डेटा स्टेट वाइज करना है या रीजन वाइज करना है तो वो डाटा भी आप सॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले नॉर्थ का आ जाएगा, फिर सारे का सारा डाटा आपका साउथ का आ जाएगा, फिर आपका सारा डाटा वेस्ट का आ जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को अरेंज कर सकते हो। दिस इज बेसिकली कॉल्ड ए सॉर्ट। तो सेम एज अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर, एक होती है हमारे पास कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट को पहले यूज करते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। कस्टम सॉर्ट को जब हम यूज करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब आप कंट्रोल A करके भी प्रेस कर सकते हो, अपना डाटा सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैंने कंट्रोल शिफ्ट, तो यहाँ पे हम बैक स्पेस चलते हैं ऊपर। पहले हमने अपना सारे का सारा डाटा सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद सॉर्ट में जाके यहाँ पे कस्टम सॉर्ट की आपको ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पे जाने के बाद आप देख रहे हो सॉर्ट बाय, किसको सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले आप एक पर्टिकुलर कॉलम ले सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है कि डेट को कर दे सॉर्ट। तो यहाँ पे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, दैट इज डिपेंड। एक और कॉलम मुझे चाहिए। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर आप दूसरा भी कॉलम ले सकते हो। लाइक सपोज करो मुझे प्रोडक्ट लेने हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या चाहिए मेरे पास, यहाँ पे आप ले सकते हो न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट या ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। यहाँ पे डाटा आप Z2A कर सकते हो। तो एक मैंने कॉलम पे डेटा असेंडिंग ऑर्डर पे दिया है, एक पे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर पे दिया है। अपना डाटा सिलेक्ट करते हैं। तो कस्टम सॉर्ट को बेसिकली आप प्रोडक्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर आपने सेल देखनी है तो हम यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है, इसकी एक पर्टिकुलर सेल देखते हैं कि कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर मुझे कितनी सेल हुई है, सो दैट कि अगर मुझे उनमें से टॉप 5 टॉप 10 चाहिए तो वो मैं निकाल सकती हूँ। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये सारा डाटा हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और वापस कंट्रोल बैक स्पेस से मैं टॉप पे आ जाऊंगी। इसके बाद सॉर्ट में जाएंगे, कस्टम सॉर्ट में जाना है। कस्टम सॉर्ट में जाने के बाद यहाँ पे हम सब डाटा को डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट की सेल वैल्यू लेनी है। यहाँ पे मुझे डाटा चाहिए A to Z या Z to A, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी रख सकते हो। उसके बाद मुझे एक लेवल ऐड करना है। लेवल ऐड किस पे करते हैं, हम सेल्स अमाउंट पे करते हैं। सेल्स अमाउंट की यहाँ पे सेल वैल्यू देते हैं और इसको मैं दे देती हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो एक पर्टिकुलर ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। लार्जेस्ट टू मतलब जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद स्मॉल आएगा। इसको मैंने ओके कर दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो डेटा है वो तो मेरा असेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट आ गया क्लोथिंग। क्लोथिंग की सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट 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 और उससे बाद बिल्कुल कम। तो यहाँ पे क्लोथिंग का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, तो क्लोथिंग का जो लास्ट पार्ट है आप देख सकते हो उसकी से सबसे कम है, मीन्स वो डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो कस्टम सॉर्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स निकालनी हो फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्यों? क्योंकि अगर मैं सारा डाटा सिलेक्ट करके उसमें सिंपल सॉर्टिंग लगा देती हूँ तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बिकॉज सॉर्टिंग आप एक ही पर्टिकुलर कॉलम पे लगा सकते हो। और वापस
कंट्रोल बैक स्पेस से मैं टॉप पे आ जाऊंगी। इस और अगर आपको मल्टीपल कॉलम पे लगाना है तो उसके लिए आप कस्टम सॉर्ट ही यूज करोगे। नेक्स्ट हम करते हैं फिल्टर। फिल्टर बेसिकली क्या होता है कि जब मुझे बहुत सारे डाटा में से कुछ पर्टिकुलर डेटा चाहिए तब हम फिल्टर यूज करते हैं। तो फिल्टर को पहले यूज करना देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपके पास डेटा आ गया सारा डेटा, आपने क्या करना है, फर्स्ट आप पूरे का पूरा डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो आप अपनी हेडिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। सॉर्टिंग में ही आपके पास फिल्टर आ जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपके पास एक पॉपअप का साइन आ जाएगा। अगर आप इस पे क्लिक करोगे, लाइक सपोज करो मुझे एक पर्टिकुलर स्टेट का डेटा चाहिए, तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल को हटा के अगर सिर्फ गुजरात का डेटा चाहिए तो वो सिर्फ अभी आपको गुजरात का डाटा ही देगा सारा। यहाँ पर आप सिटी पे किसी पर्टिकुलर पे भी लगा सकते हो कि सिर्फ गुजरात में मुझे अहमदाबाद का देखना है, तो वो सिर्फ अहमदाबाद का ही डेटा दिखाएगा। तो फिल्टर का बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे डाटा में से आपको पर्टिकुलर डेटा को निकाल कर देना, दैट इज ए वर्क ऑफ फिल्टर। अब फिल्टर को हम बैक करते हैं। फिल्टर को बैक करने के लिए अब वापस इसको सिलेक्ट करके फिल्टर पे जाके क्लियर पे क्लिक कर दोगे। जब वापस आप फिल्टर पे क्लिक कर दोगे तो आपके फिल्टर्स हट जाएंगे। सॉर्टिंग को आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो, तो उसका फॉर्मूला कैसे लगेगा पहले वो देखते हैं। उसके लिए आपने जो फॉर्मूला लगाना है उसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है इक्वल टू सॉर्ट। सॉर्ट का फॉर्मूला लगाया। अब सारे का सारा यहाँ पे एरे आ रहा है। एरे का मतलब क्या होता है कि पूरे का पूरा डेटा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाओगे कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल बैक स्पेस से वापस अपने फॉर्मूला पे आ जाओगे, कॉमा कौन से कॉलम को सॉर्ट ऑर्डर, कौन से कॉलम को आपने सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे हम रीजन को करते हैं, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा सेकंड, तो यहाँ पे मैंने सेकंड कॉलम दे दिया, कॉमा। अब यहाँ पे वो बोल रहा है असेंडिंग देना है कि डिसेंडिंग। अगर आप 1 यूज करोगे तो आपका डेटा असेंडिंग फॉर्म में चला जाएगा, अगर आप -1 दे दोगे तो वो आपका डेटा डिसेंडिंग फॉर्म में चला जाएगा। अभी मैं इसको 1 दे रही हूँ, एंटर करूंगी, आप देखोगे सारे का सारा डेटा नॉर्थ के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आ गया। पहले नॉर्थ का डेटा आ गया, फिर आपका साउथ का डेटा आ गया, फिर आपका वेस्ट का डेटा आ गया। तो यहाँ पर आप ये सारा डाटा सॉर्टिंग का देख सकते हो। तो उसका फॉर्मूला कैसे लगेगा पहले वो देखते हैं। उसके लिए सेम चीज अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ तो मेरा पूरे का पूरा डेटा भी रिमूव हो जाता है, बिकॉज उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली मेरा सारा डाटा आ रहा था। अब इसको एक बार डिसेंडिंग में भी करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सॉर्ट, सॉर्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ से लेके कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और कंट्रोल बैक स्पेस से मैं वापस इस पे गई। सेकंड वाले आप कॉलम को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे हम लगा देंगे -1। -1 मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आप देख रहे हो सबसे पहले वेस्ट आ गया, फिर आपका साउथ आ जाएगा और फिर आपका नॉर्थ पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे साउथ आ गया और लास्ट पे देखेंगे तो ये आपका नॉर्थ वाले पार्ट में चला जाएगा। मीन्स दैट इज डिपेंड कि आपका असेंडिंग डिसेंडिंग किस फॉर्म में आप डेटा ले रहे हो। अब इसको एक बार डिसेंडिंग में भी करके देख, तो फिल्टर का भी फॉर्मूला लगा के देखते हैं। फिल्टर के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले फिल्टर। फिल्टर के बाद मुझे एरे चाहिए, तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, पूरे का पूरा अपना डेटा सिलेक्ट कर लूंगी, कॉमा इंक्लूड, कौन से कॉलम को आपने इंक्लूड करना है। तो हम सिटी को इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे जाके पूरे का पूरा कॉलम का डेटा ले लेते हैं, इक्वल टू किसके अकॉर्डिंगली देखते हैं, कोई पर्टिकुलर सिटी का नाम सूरत ले लेते हैं। इसको किया तो वो आप देखोगे सिर्फ अब आपको सूरत का डाटा ही दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके भी दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये पूरे का पूरा डेटा सिर्फ और सिर्फ सूरत का ही दिखा रहा है। तो फिल्टर उसी के अकॉर्डिंगली काम करेगा जो आपने इस पे कंडीशन इंप्लीमेंट की है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कंडीशन इसकी चेंज कर दूं, यहाँ पर सूरत था तो मैं यहाँ पर पुणे कर देती हूँ, इसको एंटर कर देती हूँ, तो अब आप देखोगे सारे का सारा डेटा सिर्फ पुणे का ही आ रहा है। तो फिल्टर को आप यूज कर सकते हो एज ए फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली भी। तो फिल्टर का भी फॉर्मूला लगा के देखते हैं। फिल्टर के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले हम वी लुकअप की बात करते हैं। वी लुकअप हम यूज करते हैं जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो और उसमें से किसी कुछ डाटा या किसी पर्टिकुलर डेटा को अगर आपने फेच करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं वी लुकअप। वी स्टैंड्स ऑन वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप मीन्स डेटा जो आपका वो रो बेस में रहेगा, उसी में से ही आपको अपने डाटा की वैल्यू को लुकअप करना पड़ेगा। अगर वी लुकअप की डेफिनेशन की बात की जाए तो वी लुकअप इज एन एक्सेल फंक्शन दैट इज यूज्ड टू सर्च फॉर ए specific value in the first column
of a table and return a related value from the same row in the another column। अगर मीन्स वी लुकअप एक्सेल का वो फॉर्मूला है जो किसी टेबल के फर्स्ट कॉलम में कोई भी वैल्यू सर्च करता है और उसी वैल्यू की रो में से किसी और कॉलम की रिलेटेड वैल्यू को रिटर्न करता है। उस मीन्स जो भी आप वी लुकअप के अकॉर्डिंगली कंडीशन लगाओगे तो पूरी रो का डेटा वो आपको एग्जैक्ट सर्च करके दे देगा, मीन्स लुकअप करके दे देगा। तो इसकी अगर डेफिनेशन आपने देखनी है, स्क्रीन पे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो उसके लिए जैसे ही मैंने वी लुकअप लिखा तो आप यहाँ पे देख रहे हो, लुक फॉर ए वैल्यू इन दी leftmost column in a table then return a value to the same row from the column। इसको नीचे कर लेते हैं। From a column you specify by default the table must be sorted in the ascending order। Means ये चीज तो पक्की है कि अगर आपने VLOOKUP अप्लाई करना है तो आपका टेबल है वो sorted form मीन्स ascending order में आपका डेटा होना चाहिए। तो इसकी अगर डेफिनेट VLOOKUP का फंक्शन यूज करते हैं, VLOOKUP का फंक्शन यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है डेटा में एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। अब सेम डेटा को VLOOKUP के थ्रू हम फेच करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले हेडिंग को कॉपी कर लेती हूँ। अब यहाँ पे ये जो डेटा है वो मुझे कॉलम वाइज दिया गया है, तो इसको अगर मुझे रो वाइज बनाना है, रोज डाटा को अगर कन्वर्ट करना है अपने कॉलम वाइज या रो वाइज, अब ये जो डेटा आपने दिया वो अलग अलग कॉलम में दिया है, तो ये डाटा अब मुझे वर्टिकल लाइन में चाहिए। तो आप कैसे लिखोगे, इसको आपने कॉपी कर लिया, होम में जाओगे, पेस्ट में जाओगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देता है और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे अगर मैं कोई भी एम्प्लॉय की आईडी लिखती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर उसका नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी आ जाए। उसके लिए हम पहले सिंपल VLOOKUP का फॉर्मूला लगाते हैं। VLOOKUP का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले VLOOKUP लिखेंगे। लुकअप वैल्यू मीन्स क्या सर्च करना है, इसी को ही हम सर्च कर लेते हैं, कॉमा, सेकेंड आपका आएगा टेबल एरे, तो टेबल एरे में से मैं इसी सारे के सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेती हूँ, कॉमा, कौन से कॉलम की इंडेक्सिंग, कौन उस कॉलम का इंडेक्स पूछ रहा है जहाँ पे जो आपको नेम की वैल्यू चाहिए। तो नेम की कौन से इंडेक्स पे है, ये 1 है इसकी वैल्यू, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 2। और लास्ट में वो बोल रहा है कि आपको अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच। पहले हम एग्जैक्ट मैच करते हैं। एग्जैक्ट का मतलब क्या है कि मुझे सेम डिटो वही वैल्यू चाहिए। अप्रॉक्सीमेट को हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 0 लिखते हैं, तब देख रहे हो उसका एम्प्लॉय का नेम यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसको चेंज करके देखूं तो एम्प्लॉय का नेम आ रहा है। अब सेम चीज मैं यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करके देख सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार सेम फॉर्मूला को रिपीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कॉलम आपका थर्ड आ जाएगा जहाँ पर एग्जैक्ट ही कर रहे हैं। तो अगर मैं किसी एक आईडी को चेंज करती हूँ तो बाकी सारा डेटा उसके अकॉर्डिंगली ही चेंज हो रहा है, बट दिस इज नॉट ए वे, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से नीचे ड्रैग कर देती हूँ तो वो डेटा नॉट एप्लीकेबल आएगा। क्यों वो डेटा नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो मैं G3 की वैल्यू ले रही हूँ और यहाँ पर उसने G4 कर दिया। और सेकंड जो मिस्टेक है, यहाँ पर जो मेरे टेबल की रेंज है वो A1 से लेके D13 तक है, लेकिन यहाँ पर वो वैल्यू 14 हो गई है। तो मीन्स एक तो तरीका ये है कि मैं अगर इन वैल्यू को फिक्स कर दूं, फिर इसको ड्रैग करूं तो सेम वैल्यू आ रही है। सेम क्यों आ रही है, क्योंकि अब मेरा इंडेक्स सेम हो गया है। तो मैं यहाँ पर 4 कर दूंगी तो वो उस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली वैल्यू उठाएगा। अब यहाँ पर 10 कर देते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली डेटा दिखा रहा है, बट दिस इज नॉट ए वे, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे एक एक चीज को फॉर्मूला में मैनुअली चेंज करना पड़ रहा है। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे इंडेक्सिंग दे देते हैं, डेटा की इंडेक्सिंग दे दी उस तरीके में। अब यहाँ पर जो मैंने ये चीज लिखी थी, यहाँ पर हम इसको फिक्स कर देते हैं ताकि मैं यहीं से ही फॉर्मूला को VLOOKUP का फंक्शन यूज करते हैं। VLOOKUP का फंक्शन यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है डेटा में एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। अब ड्रैग कर दो, अब यहाँ पर जो आएगा वो मैं इस सेल का एड्रेस दे देती हूँ। यहाँ पर एम्प्लॉय 10 हो गया। अब सेम फॉर्मूला को मैं नीचे ड्रैग कर देती हूँ। अगर मैं इसको चेंज करके देखूं वैल्यू, तो वैल्यू मेरी सारी चेंज हो रही है, बट
दिस इज़ नॉट ए प्रोफेशनल वे, दिस इज़ ऑल्सो ए टेम्परेरी सोल्यूशन। तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ ए डायनामिक रेफरेंस। वो कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। उसके लिए हम यूज़ करते हैं रो। रो का फॉर्मूला क्या बोलता है, किसी भी कॉलम में अगर आप रो का फॉर्मूला लगा देते हो तो वो आपको रो नंबर दिखा देगा। थर्ड इसलिए बता रहा है बिकॉज मैंने थर्ड रो में ये फॉर्मूला लगाया है। तो रो को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डेटा में। उसके लिए मुझे क्या लगाना है, यहाँ पर मैं लिख दूंगी रो। तो वो अब इसने क्या किया, जो मैंने फॉर्मूला लगाया वो फोर्थ रो में है, तो फोर्थ रो के अकॉर्डिंगली यहाँ पर तो सैलरी ही आ रही है, एम्प्लॉय 1 की सैलरी ही आ रही है। अब मुझे करना क्या है, तो रो को हम इम्प्लीमेंट, इस वैल्यू को उठाते हैं यहाँ से कॉपी करके, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब ठीक आ रहा है, क्यों? क्योंकि अब मेरा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक हो गया है। इस वैल्यू तो यहाँ पर अभी ठीक आ रहा है, तो जैसे मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगी तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा सारा डाटा आ जाएगा। सारा डाटा मेरा चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली, सारा डेटा मेरा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, अब सपोज करो ये डेटा मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे नेम तो सेल्स हो गया, तो मुझे इसके पीछे वाले कॉलम में लेके जाना है, तो यहाँ पे हम जुगाड़ लगा लेते हैं। इसको हम मैं -1 कर देती हूँ तो वो रिवर्स चला जाएगा। तो यहाँ पर अभी ठीक आ रहा है, तो यहाँ पर वो सेम वैल्यू ले रहा है, तो इसको हम नीचे ड्रैग कर देते हैं। तो इसी हिसाब से भी आप अपनी वैल्यू को सेट कर सकते हो। तो यहाँ अब हम इसमें अप्रॉक्सीमेट फंक्शन करते हैं। अप्रॉक्सीमेट के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर हम वीलुकअप ही लगाएंगे, लेकिन वो मुझे इस कंडीशन के बेस पे डेटा लेके आना है। तो उसके लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इंप टाइप। तो मैं इस डाटा के अकॉर्डिंगली, सैलरी के अकॉर्डिंगली मुझे ये ग्रेड चाहिए एम्प्लॉय के। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हम इसमें अब मुझे इस टेबल के बेस पे डेटा चाहिए, बार बार मुझे इसकी रेंज और उसको बार बार सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम सिलेक्ट करके एक नेम दे देते हैं, ताकि बार बार मुझे वो सेल का रेंज ना सिलेक्ट करना पड़े। तो करना कैसे है, इस टेबल को आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपके सेल का नेम आ रहा है, यहाँ पर आप लिख दोगे इंप डेटा। एक चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप टेबल का नेम ले रहे हो, एक तो स्पेस नहीं देनी है, बार बार मुझे इसकी रेंज, और एक आपने टेबल के नेम को न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं करना है, एंड में या सेंटर में आप यूज कर सकते हो। जैसे ही आपने इसको यूज किया, अब यहाँ पर मैं जब इसको सिलेक्ट करूंगी तो मेरा इंप डाटा आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करूँ तो ये यहाँ से डिलीट नहीं होगा। डिलीट करने के लिए आपको फॉर्मूला में जाना पड़ेगा, नेम मैनेजर में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप एडिट या डिलीट कर सकते हो। अब करना क्या है मुझे, तो यहाँ पर मुझे ये डेटा चाहिए, तो वो मैं इस टेबल के बेस पे डेटा लेके आऊंगी। तो उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। और एक आपने टेबल के नेम, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के, लुकअप वैल्यू मुझे कौन सी चाहिए, सैलरी। अब टेबल कौन सा है, ये वाला मेरा टेबल है, तो इसमें मैं टेबल का नाम दे दूंगी। तो यहाँ पे टेबल का नाम दे दूंगी इंप डेटा। यहाँ पर इंप डेटा नाम देने के बाद कौन सा आपने कॉलम इंडेक्स देना है, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 दे दूंगी, कॉमा यहाँ पर मैं लिख दूंगी 1। अगर मैं 0 लिख देती हूँ, हमने अभी 0 यूज किया था, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 0 है वो एग्जैक्ट मैच करके देगा। एग्जैक्ट मीन सेम वैल्यू। अब सेम वैल्यू तो शायद यहाँ पे इस डाटा के अकॉर्डिंगली नहीं होगी, तो इसके लिए हम यूज करते हैं अप्रॉक्सीमेट, मीन्स इसके बिटवीन में, इसकी रेंज के बिटवीन में कोई भी डाटा हो सकता है। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करूंगी, तो आप देख रहे हो, तो इसकी रेंज के अकॉर्डिंगली अब ये ग्रेड 5 क्यों आया, ग्रेड 5 किसकी वैल्यू है, कि ये जो डाटा 30 टू 44,000 के बीच में रहेगा, उसकी वैल्यू वो ग्रेड 5 बताएगा। तो एग्जैक्ट मीन्स वो रेंज के बिटवीन डाटा आपको बता रहा है। इंप डेटा नाम देने के बाद कौन सा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वी लुकअप विद मैच। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मैच फंक्शन है, जो मैच फॉर्मूला है, वो क्या करता है। नेक्स्ट, मैच फंक्शन का मेन काम होता है कि शो द डेटा दैट मीन्स कि वैल्यू डिपेंड ऑन योर कॉलम। तो इसमें जो भी आपका डेटा शो रहेगा वो कॉलम डिपेंडेंट रहेगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, इसको वहीं पे चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉयज का डेटा दिया हुआ है, एम्प्लॉय आईडी दी है, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी दी हुई है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सिर्फ हेडिंग्स को। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, Ctrl+C,
यहाँ पर अब मुझे ये डेटा चाहिए। अब ये डाटा तो क्या है मेरा, ये डाटा मेरा हॉरिजॉन्टल है, तो मुझे वर्टिकल चाहिए। तो वर्टिकल के लिए यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप ट्रांसपोज कर लोगे। तो ट्रांसपोज ऑलरेडी पीछे हमने डिस्कस किया हुआ है। ट्रांसपोज होता है जब आपने रो को कॉलम को में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना हो। तो यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं। यहाँ पे मैंने एक आईडी दी, सपोज करो मैंने ये आईडी दी। अब मैं चाहती हूँ कि इसके अकॉर्डिंगली इसका डेटा यहाँ पे मैच होके आ जाए, जो इसका नेम है। अब ये चीज हम लुकअप से भी कर सकते हैं। अब लुकअप में आप मैच भी यूज कर सकते हो, वो कैसे, वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉयज का डेटा दिया, यहाँ पर मैंने लिखा मैच। मैच के बाद वो सबसे पहले मुझे बोल रहा है कि लुकअप वैल्यू, तो मैंने लुकअप वैल्यू में नेम को सिलेक्ट कर दिया। अब लुकअप एरे, लुकअप एरे में मुझे सिर्फ हेडिंग्स देनी है, सारा डेटा नहीं देना है। क्यों? क्योंकि मैच का मेन काम क्या होता है, इंडेक्स के थ्रू वैल्यू फाइंड करना। तो मीन्स मैच का मेन काम क्या होता है, कॉलम के अकॉर्डिंगली डेटा डिपेंडेंट रखना। तो कॉलम पहले वो फाइंड आउट करेगा और लास्ट में इसमें आ जाता है कि लेस देन, एग्जैक्ट मैच या ग्रेटर देन। तो मुझे कोई कंडीशन नहीं लगानी, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो मैं यहाँ पे 0 लेके इसको एंटर कर दूंगी। तो अब यहाँ पे 2 आ गया। 2 मीन्स दैट इज द इंडेक्स ऑफ दैट कॉलम। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अगर सपोज करो यहाँ पर मैं इसकी जगह पे सैलरी दे देती हूँ, इसको एंटर कर देती हूँ, तो वो मुझे 4th दिखा देगा। इट मीन्स मैच का मेन काम क्या हुआ, आपके जो भी आपने इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके अकॉर्डिंगली वो आपको कॉलम का इंडेक्स बता देगा। यहाँ पर मैंने लिखा मैच। मैच के बाद वो सबसे पहले मुझे, अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ पे नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी लिखा है। अब यहाँ पे तो हम वी लुकअप से नेम लेके आ सकते हैं, लेकिन कल को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन लगा के नेम की जगह डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर दूंगी तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी। नहीं समझ आया तो इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं, सो दैट कि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर पहले तो हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर नेम लेके आते हैं। तो यहाँ पर मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया। वी लुकअप में मुझे क्या चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली वैल्यू चाहिए। यहाँ पर पूरे का पूरा टेबल ले लेते हैं। इंडेक्स कौन सा है, 1, 2। सेकेंड इंडेक्स चाहिए, तो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मैंने 0 ले ली। तो यहाँ पर ये डेटा तो मेरा आ गया। जैसे ही मैं इसको चेंज भी करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा ये सारा डेटा चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर तो आप क्या कर सकते हो, सब जगह पे वी लुकअप लगा सकते हो, जो ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी ली है। एम्प्लॉय आईडी में मैं कोई भी डेटा एंटर कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर मुझे 2 ही कॉलम चाहिए, जब मुझे 1 ही कॉलम चाहिए, 2 ही कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं। यहाँ पे लिस्ट ले लेते हैं। लिस्ट में आपको क्या डेटा चाहिए, लिस्ट में मुझे डेटा चाहिए नेम और डिपार्टमेंट का। तीनों ले लेते हैं क्योंकि मुझे 2 ही चाहिए, तो दोनों में से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। नेम चाहिए, जहाँ मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, जहाँ मुझे सैलरी चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं वी लुकअप लगा देती हूँ, यहाँ पर मैं ये चाहती हूँ कि जैसे ही मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया, एक बार हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर इस वैल्यू को ले लेते हैं, होल टेबल ले लिया मैंने अपना, 2 और 0। यहाँ तक तो ये सारा कुछ क्लियर है। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, वैल्यू चेंज हो रही है, एग्जैक्ट वैल्यू मेरी चेंज हो रही है। अब यहाँ पर तो मैंने ड्रॉप डाउन लगाया है। अगर सपोज करो कल को मैं यहाँ पर नेम की जगह डिपार्टमेंट ले लूँ तो ये तो सेम एज ही आ रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर ड्रॉप डाउन में से अगर मैं कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली ये डेटा भी चेंज हो जाए। उसके लिए हम यूज करते हैं मैच फंक्शन। मैच फंक्शन आप तब भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मेन जो काम रहेगा वो मैच का ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इनमें से वो चीज फाइंड आउट करके देखते हैं। अब इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी ली है। अब इसी में मैं वी लुकअप के साथ मैच फॉर्मूला लगा के दिखाती हूँ आपको। अब ये मैच फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, जहां पर मैंने उसे कॉलम का इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो यहाँ पर मैं लगा सकती हूँ, इसको थोड़ा हम इधर ड्रैग कर लेते हैं। तो 2 की जगह मैं यहाँ पे लगा दूंगी मैच। मैच में सबसे पहले वो मुझे बोल रहा है कि कौन सी लुकअप वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए मुझे, कॉमा, उसके बाद मेरा लुकअप एरे। अब इसमें लुकअप एरे क्या रहेगा मेरा, ये सारे का सारा हेडिंग्स रहेंगी, कॉमा,
उसके बाद क्या चाहिए मुझे, जीरो चाहिए एग्जैक्ट मैच, और जो ये लास्ट वाला जीरो है वो हमारा लुकअप का ही है। अब यहाँ पर सैलरी आ गई तो इम्प्लॉय 4 की एक बार सैलरी देख लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर कल को मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देती हूँ या डिपार्टमेंट चेंज कर देती हूँ तो आप देख रहे हो डेटा उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। तो इस पर्पस के लिए आप मैच फंक्शन यूज कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूं तो यहाँ पर ये नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। तो नॉट एप्लीकेबल क्यों आ रहा है, अब ये मैच फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, जहां पर मैंने उसे कॉलम, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो मैंने फंक्शन लगाया है ये वैल्यू तो मैं इसके अकॉर्डिंगली ले रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया वो डेटा तो मेरा सारा चेंज हो गया। अब वो डेटा ही मुझे चेंज नहीं करना है क्योंकि मुझे सारी वैल्यू इसी के अकॉर्डिंगली ही चाहिए। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे J3 आ रहा है, दिस इज इसके अकॉर्डिंगली। अब यहाँ तो उसने J4 कर दिया, तो मैं क्या कर देती हूँ, इस वाली फॉर्मूला में इस वैल्यू को हम फिक्स कर देते हैं। इसको मैंने क्या कर, क्योंकि ये तो वैल्यू मेरी चेंज होगी नहीं, तो इसको मैं F4 कर देती हूँ। F4 करने के बाद मेरा ये डेटा भी फिक्स रहेगा। जो डेटा आपका फिक्स रहेगा आप उसको F4 कर सकते हो, सो दैट कि बार बार आपको वो वैल्यू मैन्युअली ना चेंज करनी पड़े। यहाँ पर ये चीज भी आपको फिक्स करनी है तो ये चीज भी आपकी फिक्स हो जाएगी। अब इसको एंटर करते हैं और अब इसको नीचे ड्रैग करके देखते हैं। तो यहाँ भी सैलरी है, यहाँ नेम कर देते हैं। यहाँ अगर मैं डिपार्टमेंट कर देती हूँ, यहाँ पर सैलरी कर देती हूँ, तो ये वाली चीज आप मैच के साथ ही कर सकते हो। मीन्स ये कॉन्सेप्ट मैच के साथ ही पॉसिबल है। अब नेक्स्ट शीट पे भी सेम चीज को हम एक बार करके देखते हैं और इसी में ही हम इंडेक्स भी यूज करेंगे। मैच फंक्शन तो आएगा ही आएगा, साथ में इंडेक्स भी हम यूज करेंगे। तो करना कैसे है, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो कि टाइम टेबल का एक डेटा दिया हुआ है। तो इसमें मुझे फाइंड आउट करना है कि अगर मान लीजिए इसको मैं ड्रॉप डाउन बना लेती हूँ, उनमें से मैं किसी एक सब्जेक्ट पे क्लिक करूँ तो मुझे टाइम वाइज देखना है कि कौन सा टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। तो वो चीज आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें सबसे पहले हम ड्रॉप डाउन ले लेते हैं। ड्रॉप डाउन के लिए यहाँ पर मैंने लिया क्लास ले लेते हो, यहाँ आप सब्जेक्ट ले लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जाएंगे, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर मैं इस सबको सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब आप देख रहे हो जैसे ही मैंने इन सबको सिलेक्ट किया सारे का सारा डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि टाइम को भी मैं यहीं पर सेट कर दूं। इस कॉलम को पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पर मुझे लिस्ट लेनी है, तो किसकी लेनी है मुझे, अब सोर्स में क्लिक करेंगे तो अब सिर्फ मुझे टाइमिंग की लिस्ट लेनी है। तो जितना टाइमिंग है उसको मैं ओके कर दूंगी। तो वापस अपने फॉर्मूला पे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे सारे का सारा टाइम आ जाएगा। अब मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ से मैं कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करूं, जैसे मैंने साइंस कर लिया, जब मैंने फिजिकल एजुकेशन कर लिया, तो यहाँ पर मैं कोई भी टाइम सिलेक्ट करूंगी। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस टाइम पे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कौन टीचर पढ़ा रहा है। यहाँ पर सब अलग अलग टीचर्स के नाम लिखे हुए हैं। तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं मैच प्लस इंडेक्स फॉर्मूला। डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। अब सबसे पहले हम रो एंड कॉलम फाइंड आउट करते हैं मैच के थ्रू। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, मेरी रो क्या है, रो के लिए एक बार दोबारा मैच का फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको कौन सी लुकअप वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए मुझे लुकअप की, कॉमा। अब कौन सा आपको लुकअप एरे कौन सा चाहिए, मुझे लुकअप एरे मुझे ये चाहिए यहाँ से, कॉमा। अब यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, 2 ब्रैकेट्स हैं इसलिए वो एरर दिखा रहा है, तो एक एरर आपकी रिमूव हो जाएगी। तो वो क्या कह रहा है, फिजिकल एजुकेशन है उसकी 7th रो है, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर चेंज करके देखते हैं, मैथमेटिक्स की 2 है। 2 क्यों, क्योंकि फर्स्ट पे ऑलरेडी आपकी हेडिंग्स आ रही है। हिस्ट्री की 5 है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक बार यहाँ पे कॉलम भी लेके देख लेती हूँ। तो कॉलम के लिए भी मुझे सेम फॉर्मूला लेना पड़ेगा, मैच किसके अकॉर्डिंगली, कॉलम अब ये है, कॉमा। अब कौन सा आपको लुकअप एरे कौन सा चाहिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिया मैंने लुकअप का फॉर्मूला, कॉमा, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो हिस्ट्री है और ये वाला जो टाइमिंग है
उसके अकॉर्डिंगली वो मेरा 9th कॉलम बता रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और दिस इज 9th। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली बता रहा है। तो एक बार अगर मैं चेंज करके देख लेती हूँ यहाँ पर हिस्ट्री को, ये करके देख लेती हूँ, तो वो बोल रहा है कि ये आपका सेकंड कॉलम है। इट मीन्स कि मेरा रो एंड कॉलम तो एग्जैक्ट काम कर रहा है। अब यहाँ पर मुझे वैल्यू चेक करनी है कि कौन सा टीचर इसको पढ़ा रहा है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे इंडेक्स। इंडेक्स लिख के यहाँ पर मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर ली। वो सबसे पहले मुझे पूछ रहा है एरे, तो एरे को मुझे सिलेक्ट करना है विद हेडिंग पूरे का पूरा डेटा या टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि रो नंबर कौन सी चाहिए, कॉलम कौन सी चाहिए। तो यहाँ पर रो नंबर तो मेरी ये है, कॉलम नंबर मेरा ये है। इसको मैं एंटर कर दूंगी तो वो मुझे डेटा दिखा देगा कि 8 to 8:45 मॉर्निंग में जो हिस्ट्री है वो मिस्टर ब्राउन पढ़ा रहे हैं। तो एरे को मुझे सिलेक्ट, तो यहाँ पर तो मैंने अपना डेटा देख लिया। अगर जैसे ही मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करती हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने 8 ले लिया, 8 के बाद मैंने यहाँ पर टाइम भी चेंज, अब ब्रेक में तो ब्रेक ही आएगा, टाइम चेंज कर दिया तो उसके अकॉर्डिंगली वो मुझे डेटा दिखा रहा है। जो 8 है वो 10:45 पे मिस्टर स्मिथ बढ़ा रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली मेरा सारा डाटा जो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली मेरी क्वेरी बिल्कुल अच्छी से सॉल्व हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हो बार बार मुझे यहाँ पे पहले रो एंड कॉलम कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर मुझे उसी का एड्रेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे मैच कीवर्ड से या मैच फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने अपना डेटा देख लिया। अब वो चीज कैसे करनी है, अब सेम चीज मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखाती हूँ। सेम चीज यहाँ पर इंडेक्स लिखा, इंडेक्स में सबसे पहले वो मेरे से एरे पूछ रहा है, तो एरे के लिए मैं क्या करूंगी, अपना सारा टेबल सिलेक्ट कर लूंगी। सारा टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, कॉमा में वो मुझे क्या पूछ रहा है, रो नंबर पूछ रहा है, तो रो इसकी जगह मैं मैच फॉर्मूला लगाऊंगी। अब वो चीज कैसे करनी है, यहाँ आपने लगाना है मैच। मैच में सबसे पहले लुकअप वैल्यू कौन सी है, दिस वन, कॉमा। अब इसमें मुझे क्या है, सब्जेक्ट है, तो पूरे का पूरा, तो मैं क्या करूंगी, पूरे का पूरा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लूंगी, कॉमा। अब मुझे इसमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए। अब ये तो रो के लिए हो गया, कॉलम के लिए मुझे फिर से मैच फंक्शन लगाना पड़ेगा। इसके लिए भी मेरी लुकअप वैल्यू कौन सी है, कॉलम के लिए ये है, और इसके लिए जो मेरा लुकअप एरे है वो मैं इसी टाइम के अकॉर्डिंगली देखूंगी। सारे का सारे आपने हेडिंग्स करनी है, कॉलम सारे के सारे करोगे आप, कॉमा। उसके बाद मुझे एग्जैक्ट चाहिए। मैच में सबसे पहले लुकअप वैल्यू कौन सी है, तो लास्ट में आपकी एक और ब्रैकेट बंद हो जाएगी इंडेक्स की, और जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगी आप देख रहे हो आउटपुट सेम आ गया। तो यहाँ पर कुछ चेंज करके देखते हैं, जैसे ज्योग्राफी ले लेते हैं, तो ज्योग्राफी मिस्टर वाइट पढ़ा रहे हैं, तो टाइम हम देख लेते हैं, ये हमारा 10:15 to 11 है, बिल्कुल सही है। तो ज्योग्राफी देख लेते हैं, इस टाइम पे मिस्टर वाइट पढ़ा रहे हैं। मींस दोनों तरीके से आपका फॉर्मूला आ रहा है, बट दिस इज ए प्रोफेशनल वे। यहाँ पर पहले आपको रो एंड कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा, और गलती से अगर आपका मान लो ये डेटा डिलीट हो गया तो यहाँ पे स्पिल का एरर आ जाएगा। स्पिल का एरर क्यों आता है, वो इसलिए आता है बिकॉज यहाँ पर आपने फॉर्मूला जो लगाया था वो डेटा तो एक तो डिलीट हो गया, और एक आपने सेम रो में डेटा भी ले रहे हो और फॉर्मूला भी लगा रहे हो, तब भी आपका स्पिल का एरर आता है। तो यहाँ पर तो अगर ऐसी एरर नहीं चाहिए आपको तो दिस इज ए बेस्ट मेथड। तो लास्ट में आपकी एक और ब्रैकेट बंद हो जाएगी इंडेक्स की। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज देखते हैं, उसके लिए एक्सेल पे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ डेटा लिया है, यहाँ पर स्टेट, रीजन, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम एंड क्वांटिटी है। अब इसमें मुझे ये देखना है कि कौन से स्टेट में कितनी बार ट्रांजैक्शन हुई है। ट्रांजैक्शंस में जितनी बार उसका नेम आ रहा है उतनी बार उसमें ट्रांजैक्शंस हुई है, तो मुझे टोटल करना है इस डाटा में से कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ पे आप देख रहे हो कि डुप्लीकेट डेटा है, सबसे पहले मुझे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके इसमें से डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना है। तो डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने के लिए हम डेटा में जाएंगे और यहाँ से
डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर देंगे। तो ये मेरे पास अब यूनिक डेटा आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या लेना है, यहाँ पर स्टेट, रीजन, प्रोडक्ट, कैटेगरी। अब यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लगेगा काउंट इफ। काउंट इफ हम तब लगाते हैं जब काउंट और इफ दोनों को एक साथ में मिक्स कर दूंगी तो काउंट इफ का फॉर्मूला लगता है। तो फॉर्मूला ये तब लगता है जब अपने काउंट करना हो ऑन ए कंडीशन बेस्ड। तो उसके लिए सबसे पहले वो मेरे से रेंज पूछ रहा है, तो रेंज क्या है, सारे का सारा डाटा यहीं पे सिलेक्ट कर दूंगी। और क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो मुझे महाराष्ट्र का चाहिए, तो वो मुझे बता रहा है कि इस डाटा में से 207 टाइम महाराष्ट्र में इस पर्टिकुलर एक स्टेट की ट्रांजैक्शन हुई है। अगर मैं इसको यहाँ से नीचे ड्रैग कर दूं तो उसके अकॉर्डिंगली आपका डेटा आ रहा है। तो काउंट इफ काउंट कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट ए कॉलन ए, रेंज इसलिए आ रही है बिकॉज मैंने कॉलम पे सिलेक्ट करके ये डेटा सिलेक्ट किया है। सेकंड है एक, आप रेंज भी कर सकते हो। रेंज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, वापस मुझे अपने फॉर्मूला पे आना पड़ेगा और इसके लिए मेरा क्राइटेरिया क्या है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रैग करूंगी तो सेम आंसर आ रहा है। मीन्स आप दोनों तरीके से कर सकते हो, कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हो और रेंज के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो। आप रेंज भी कर सकते। अब यहाँ पर तो हमने क्या किया, स्टेट वाइज ट्रांजैक्शन काउंट की है। अब मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं कि एवरी स्टेट जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है, स्टेट के अकॉर्डिंगली अगर मैं प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करूं तो स्टेट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूला को डिलीट कर देते हैं। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो डुप्लीकेट आ रही है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉपी करके यहाँ मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ। सेम चीज हम इसमें से रिमूव कर लेंगे डेटा। तो यहाँ पर मेरे पास ये कैटेगरी आ गई, इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ कॉपी, और यहाँ पर जाके मैं इसको ट्रांसपोज कर देती हूँ। तो ये सारे का सारा डाटा आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टेट एंड पीसी मीन्स प्रोडक्ट कैटेगरी, और इन सबको मैं इस चीज को चाहे मैं डिलीट कर सकती हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसके अकॉर्डिंगली मुझे फॉर्मूला लगाना है कि पर्टिकुलर स्टेट में से पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंगली कितनी ट्रांजैक्शंस हुई है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। अब मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो कंडीशन लग रही है। क्यों, क्योंकि एक तो कंडीशन स्टेट के लिए लगेगी और दूसरी कंडीशन मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए लगेगी। तो जब मल्टीपल कंडीशन हो तब हम यूज करते हैं काउंट इफ्स। अब यहाँ सबसे पहले मुझे क्राइटेरिया लेना है, तो क्राइटेरिया के लिए मुझे सबसे पहले इसकी स्टेट रेंज देनी पड़ेगी। तो मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ, तो वो मेरा क्राइटेरिया आ गया। अब सेकंड है क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 1 एंड क्राइटेरिया दोनों का ही डेटा वो आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले किसका डेटा चाहिए मुझे, रेंज 1 कौन सा है, दिस वन, कॉमा, ये तो मेरा किस चीज का हो गया, ये तो मेरा स्टेट का हो गया। अब सेकंड मुझे किस चीज का चाहिए, प्रोडक्ट का चाहिए। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट कैटेगरी लूंगी, कॉमा, यहाँ पर फर्नीचर आ जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो वो 44 उसका आंसर दे रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे ड्रैग कर दूं, और अब यहाँ पर इसको अगर मैं ऐसे नीचे भी ड्रैग कर दूं तो बाकी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। बाकी रिजल्ट्स ना आने का कारण पता ही है आपको, ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, कहीं ना कहीं फॉर्मूला गलत हो रहा है मेरा। यहाँ पर देखते हैं, ये चीज तो मेरी आ गई है। जैसे मैंने इसको यहाँ पर ड्रैग किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू ए की जगह बी हो रही है, तो हर बार वो वैल्यू ही चेंज हो रही है। यहाँ पर तो जो मैंने महाराष्ट्र का लिया था, तो यहाँ पर G2 लिया था, G2 था, यहाँ पर जाके उसने G3 कर दिया। किसका डेटा चाहिए मुझे, रेंज 1 कौन सा है, बाकियों का फॉर्मूला तो वो इसके अकॉर्डिंगली नहीं ले रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को फिक्स करना पड़ेगा। इन चीजों को फिक्स कैसे करना है, यहाँ पर जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मैं गई हूँ, यहाँ पर मेरा जो फॉर्मूला है G2 तो बिल्कुल ठीक है, ये मेरा G2 है। अब मुझे फर्नीचर चाहिए किसके अकॉर्डिंगली, तमिलनाडु के अकॉर्डिंगली। यहाँ मेरा H1 नहीं है, लेकिन जैसे मैं गई यहाँ तो H1 हो गया, लेकिन यहाँ पर डाटा मेरा, यहाँ पर डेटा मेरा H2 हो गया। ठीक है, जबकि हर बार तो मुझे इसके अकॉर्डिंगली नहीं, इसके अकॉर्डिंगली डेटा मुझे अपना कंपेयर करवाना है। तो क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर मुझे H ही चाहिए, तो 1 2 3 तो मुझे चेंज करना है। तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है,
ये एच है, तो ये डेटा मेरा कॉलम वाइज है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, ये जी है, जी एच आई जे, ये वैल्यू तो मुझे, अब इसके अकॉर्डिंगली अगर मुझे कोई भी चीज ड्रैग करनी है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जी को फिक्स कर दूंगी, तो इसके आगे मैं डॉलर साइन लगा दूंगी और यहाँ पर मैं 1 के आगे डॉलर साइन लगा दूंगी, ताकि यहाँ पर मेरा जी कॉलम फिक्स हो जाए और यहाँ पर 1 रो फिक्स हो जाए। इसको एक बार करके देखते हैं। डेटा ड्रैग किया, अब यहाँ पर आप देख रहे हो डेटा फिर भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर आ गया डेटा मेरा, तो ये डेटा मेरा अभी नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों तरह से डाटा मुझे, इन चीजों को फिक्स कैसे करना है, यहाँ पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हर बार डेटा भी मेरा चेंज हो रहा है, यहाँ पर तो बी हो रहा है, सी हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पर रेंज भी चेंज हो रही है। तो मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पर रेंज को भी डबल क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे रेंज को भी फिक्स कर देती हूँ F4 से। जैसे ही मैंने रेंज को F4 से फिक्स कर दिया, इसको एंटर किया, यहाँ पे सारे का सारा डाटा, इसके लिए हम क्या, अभी भी नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर इस फॉर्मूले को दोबारा लगा के देखते हैं, सो दैट आपको इस चीज की क्लैरिटी हो जाए। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में सबसे पहले मुझे क्राइटेरिया चाहिए, किस चीज का क्राइटेरिया चाहिए मुझे, स्टेट का। अभी भी नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट ये प्रेस करूंगी और इसको मैं क्या करूंगी, F4 से फिक्स कर दूंगी, कॉमा। इसकी जो मुझे रेंज है वो क्या चाहिए, मुझे रेंज चाहिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद अब मुझे सेकंड क्राइटेरिया कौन सा चाहिए, प्रोडक्ट कैटेगरी। तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से मैं ये फॉर्मूला लगा के इसको भी मैं फिक्स कर दूंगी F4 से, कॉमा। अब इसके बाद मुझे किस चीज की वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। ये फॉर्मूला हमने लगाया था, लेकिन जैसे मैंने इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग किया तो कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इन वैल्यू को फिक्स करना पड़ेगा। इसमें मैं ये चाहती हूँ कि ये कॉलम जो जी है, हर बार पहले अगर मैं इसको इधर ड्रैग करती हूँ तो हर बार वो इसी कॉलम के साथ ही, इसी सेल के साथ ही मेरा डाटा मैच करे। तो मैं क्या कर देती हूँ, इसको फिक्स कर देती हूँ। मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट, तो यहाँ मैंने कॉलम को फिक्स किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं रो को फिक्स करके इसको एंटर कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डेटा मेरा सारा ही शो हो गया। इसके अकॉर्डिंगली जब मैं, ये लास्ट वाली रो नहीं आएगी तो इसको मैं दोबारा ड्रैग कर लेती हूँ, तब देखो कि सारे का सारा डेटा मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि एक ही चीज़ से मुझे बार बार कंपैरिजन करना है तो उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने कॉलम को, अब मुझे फाइंड आउट करना है टोटल क्वांटिटी सोल्ड बाय रीजन। रीजन के अकॉर्डिंगली मुझे डेटा फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर रीजन को पहले कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। अब सेम चीज को मैं क्या करूंगी, डुप्लीकेट रिमूव्स कर देंगे इसमें से, तो डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए। अब मुझे फाइंड आउट करना, इस डेटा को उठा के यहाँ पर ले आते हैं। यहाँ पर हम अब क्या लगाते हैं, अब यहाँ पे अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है तो मुझे सम इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे क्वांटिटी में से, न्यूमेरिक डाटा में से सम चाहिए, तो सम इफ का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले वो रेंज पूछ रहा है तो रेंज रीजन वाइज होगी। सेकंड क्राइटेरिया किस बेस पे आपको चाहिए, तो वेस्ट यहाँ से चूज कर लेंगे। सेकंड, थर्ड चाहिए उसको सम रेंज। सम रेंज किसके अकॉर्डिंगली, क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली। इसको मैं एंटर कर दूंगी तो वो बता देगा वेस्ट, साउथ और नॉर्थ के अकॉर्डिंगली आपका सम बता देगा, डिपेंड ऑन योर क्वांटिटी, कि टोटल वेस्ट में से क्या सम है, ईस्ट, टोटल वेस्ट, साउथ और नॉर्थ के अकॉर्डिंगली क्या सम है वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा। अब यहाँ पे अगर मुझे कैलकुलेट, अब इसमें हम थोड़ा सा और मोल्ड करते हैं ताकि मैं सम इफ्स का फॉर्मूला लगा सकूं। अब नेक्स्ट चीज जो हम करते हैं, यहाँ पे रीजन लेते हैं। क्वांटिटी तो हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन अब ये जो रिजल्ट चाहिए वो मुझे प्रोडक्ट वाइज चाहिए। तो जहाँ प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंगली ले सकते हो, जहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंगली ले सकते हो, तो हम प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंगली लेते हैं। अब नेक्स्ट चीज, तो इसमें अब हम रिजल्ट देखते हैं, रीजन, प्रोडक्ट नेम एंड क्वांटिटी को सम इफ्स के थ्रू करके देखते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट वाइज और रीजन वाइज डेटा ले लिया है, डुप्लीकेट रिमूव कर लिए हैं। अब मुझे क्या चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली मुझे प्रोडक्ट वाइज
क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है रीजन के अकॉर्डिंगली। तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर हम लगाते हैं सम इफ्स का फॉर्मूला। सबसे पहले वो मुझसे सम रेंज पूछ रहा है, या सबसे पहले यहाँ पर आएगा क्वांटिटी कॉलम, कॉमा, उसके बाद ये सम रेंज हो गया। क्राइटेरिया रेंज मुझे किस में लेना है, प्रोडक्ट नेम में से लेना है, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया 1 किसके अकॉर्डिंगली आएगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आएगा। सबसे पहले कॉमा, अब सेकंड क्राइटेरिया मुझे किसके रिगार्डिंग लेना है, रीजन के अकॉर्डिंगली लेना है, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा क्राइटेरिया 2, इसके अकॉर्डिंगली मुझे डेटा चाहिए। अब जैसे मैं इस पे एंटर करूंगी तो वो मुझे बता देगा टेबल का जो है वो वेस्ट साइज में 195 तक की जो ट्रांजैक्शंस हुई है। इसको मैं नीचे करूंगी तो वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज कुछ फॉर्मूला से इसमें मुझे फिक्स करना पड़ेगा। तो क्या क्या इसमें फिक्स करना है, अगर आपको काउंट ऑफ क्लियर है तो इसका आंसर आप बहुत जल्दी दे दोगे। तो अगर आपको डाउट है तो पहले काउंट इफ को समझिए, उसके बाद ही आप सम इफ को इंप्लीमेंट करें। इसके लिए मुझे कुछ वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो मैंने रेंज दी है पहले उसको फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि वो डेटा तो मेरा सेम ही रहेगा। इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, अब इसको फिक्स कर दिया। क्यों, क्योंकि ये पूरे कॉलम की पूरी पूरी रेंज है। अब इसमें आते हैं, सबसे पहले इसमें मैं क्या कर देती हूँ, अपने कॉलम को फिक्स कर देती हूँ, और इसमें मैं अपने रो को फिक्स कर देती हूँ। इसको मैंने एंटर किया। यहाँ पर अगर मैं डेटा करती हूँ और यहाँ पर भी ये सारे का सारा डेटा हम नीचे इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप देख लोगे कि पूरे का पूरा रिजल्ट आ जाएगा। तो सम इफ्स एक एक वैल्यू कैलकुलेशन से अच्छा है कि आप इफ और सम को कंबाइन करके उसका फॉर्मूला लगा लो। इसको प्रैक्टिकल करके देखो, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करके देखोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्यों कुछ चीजों मैंने फ्रीज की है, उनको क्यों मैंने F4 किया है, ताकि वो वैल्यू मेरी बार बार चेंज ना हो। इसमें मैं क्या कर देती हूँ अपने, अब इसके लिए अगर मुझे एवरेज निकालनी है, अगर मेरा सिंगल कॉलम है तो मैं एवरेज इफ लगाऊंगी। अगर मेरे मल्टीपल कॉलम के अकॉर्डिंगली जब कंडीशन ले लेती हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली आपका एवरेज इफ्स लगेगा। अब इस मुझे ईच स्टेट के अकॉर्डिंगली एवरेज सेल निकालनी है, तो मैं अब दो ही कंडीशन है तो मेरा इफ फॉर्मूला, एवरेज इफ का फॉर्मूला लगेगा। अगर सपोज करो मुझे स्टेट वाइज ईच एंड एवरी प्रोडक्ट कैटेगरी की मुझे एवरेज निकालनी है, तो वहां पर इफ्स कंडीशन लगेगी। अगर मुझे मैक्सिमम डेटा चाहिए मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो वहां पे मैक्स इफ्स लगेगा। मुझे ईच, तो ये आपके लिए असाइनमेंट्स रहेंगी कि आपने एवरेज इफ्स और मैक्स इफ जमीन एफ का फॉर्मूला आपने खुद ट्राई करके देखना है। अगर आपसे वो इंप्लीमेंट नहीं होगा तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरे पास एक शीट है जिसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट दिया है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है पहले ईयर आ रहा है, फिर इसका मंथ आ रहा है, फिर इसका डे आ रहा है। तो मुझे इसको अगर पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि पहले डे आएगा, फिर आपका मंथ आएगा, फिर आपका ईयर आएगा। उसके लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे डेट। तो यहाँ पे इसके 3 आर्गुमेंट्स हैं, ईयर, मंथ और डे। सबसे पहले हम ईयर लेंगे, अपने डेट की सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, मंथ लेंगे, सेम सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, डे लेंगे, सेम सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप देखोगे सबसे पहले आपकी डेट आ रही है, फिर आपका मंथ आ रहा है, फिर आपका ईयर आ रहा है। अब सेम चीज को हम एंड डेट पे भी करके देखते हैं। फॉर्मूला था डेट, यहां पर ईयर, दिस सेल, कॉमा, मंथ, सेम सेल, कॉमा, डे, सेम सेल। एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने लास्ट ब्रैकेट बंद नहीं की, लेकिन उसने खुद ही बंद कर दिया एरर देने के बाद। तो अब मैं क्या करूंगी, इस पे सेम डेटा मेरा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ रहा है। एक तरीका तो ये है, अगर डेट किसी भी फॉर्मेट में है आप उसको स्पेसिफिक फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि अगर मुझे अपनी डेट टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो वो कैसे लोगे। अब सेम डेट को मैंने एक पहले फॉर्मेट में सेम फॉर्मूला लगा के इसको पहले एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। इसको टेक्स्ट में करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी टेक्स्ट। टेक्स्ट में सबसे पहले वैल्यू, ये वैल्यू। अब इसका फॉर्मेट क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे डेट चाहिए, फिर मंथ चाहिए, फिर ईयर चाहिए। यही फॉर्मेट उठता है, लेकिन यही फॉर्मेट तो सेम डेट आ रही है, टेक्स्ट फॉर्मेट में तो आया नहीं। उसके लिए आपने क्या करना है, इस मंथ को आप 3 टाइम लिखोगे। तो यहाँ पे जैन आ गया। जैसे मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगी आप देख रहे हो टेक्स्ट फॉर्मेट में। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर मैं इसको 4 बार लिख देती हूँ तो वो आपका पूरे का पूरा मंथ दे देगा।
यहाँ पर अगर मैं डेट को भी 4 बार लिख के देखती हूँ और ईयर को भी 4 बार लिख के देखती हूँ तो आपका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इट इज अप टू यू, आपको कैसा डाटा चाहिए उसी हिसाब से आप अपने डाटा को फॉर्मेट कर सकते हो। लेकिन इसका जो फॉर्मेट है, पहले ईयर आ रहा है, फिर इसका मंथ आ रहा है, फिर इसका डे आ रहा है, तो मुझे इसको अगर पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट दी है, तो कितने डेज बाकी रह गए हैं अगर उसको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो सिंपल सब्ट्रैक्शन जो माइनस का फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू लगा के यहाँ पे मेरी एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट, इसको मैं एंटर करूंगी, नीचे ड्रैग करूंगी तो वो उसके अकॉर्डिंगली 90 इसलिए बिकॉज ये फर्स्ट मंथ से थर्ड मंथ तक चल रहा है तो 90 डेज हो गए, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपके डेज को कैलकुलेट करके बता रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इस डेटा में से मुझे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की एज निकालनी है, तो मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ दिया है, तो आज का फंक्शन लगा के मीन्स टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन क्या करता है पहले वो देख लीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा टुडे, टुडे फंक्शन क्या कर देगा, आपको आज की डेट बता देगा क्या है। अब नेक्स्ट मुझे क्या, इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे डेटेड इफ, लेकिन अगर आपको सजेशन बॉक्स में नहीं आ रहा है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप अपना फॉर्मूला टाइप करते जाओ। सबसे पहले वो बोल रहा है कि कौन सी डेट है, डेट ऑफ बर्थ मेरी ये है, उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी टुडे कि पहले तो उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, फिर आज की डेट होगी, और उसको किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली लेना है, ईयर के अकॉर्डिंगली लेना है। वो बता रहा है दैट इज 34 ईयर्स ओल्ड। फॉर्मूला को दोबारा लगा के देखते हैं, डेटेड इफ, डेटेड इफ में सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, फिर आज की डेट आएगी, उसके लिए आप टुडे फंक्शन और क्या कॉन्सेप्ट चाहिए आपको, वाई चाहिए, एंटर कर दोगे तो वो आपको आज की डेट बता देगा। लेकिन मैं चाहती हूं कि वो यहाँ पे ईयर्स भी लिखे, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर एम्परसेंड का साइन लगा के डबल कोट में मैं यहाँ पे लिख दूंगी ईयर्स, इसको मैं एंटर कर दूंगी तो वो उसके बाद उस वैल्यू को ईयर्स में भी कन्वर्ट करके बता देगा। अब यहाँ पर अगर मैं चाहती हूँ कि मंथ और डेज भी दिखाए एज में, तो वो चीज क्या करनी है, सेम फॉर्मूला को आपने कॉपी पेस्ट करना है। फॉर्मूला बहुत इजी है बट थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो मैंने क्या किया, सेम फॉर्मूला को इक्वल टू को नहीं करना है क्योंकि एक्सेल में इक्वल टू एक ही बार लगता है फॉर्मूला से पहले, तो मैंने डेटेड को कॉपी किया, इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे डेटेड इफ, लेकिन अगर आपको सजेशन एम्परसेंड का साइन लग जाएगा और यहाँ पर आप डेटा को पेस्ट कर दोगे। अब y की जगह आपने क्या करना है, m, और यहाँ पर आप लिख दोगे मंथ्स। सेम चीज एम्परसेंड का साइन लगा के यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, y की जगह यहाँ पे आप लिख दोगे d और यहाँ पर आप लिख दोगे डेज। इसको आप एंटर करोगे तब देखोगे टोटल आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा क्या है। तो इस फॉर्मूला को करके जरूर देखो, ये जस्ट कॉपी पेस्ट हुआ है इसलिए आपको लेंथ वाइज थोड़ा बड़ा लग रहा है, एम्परसेंड का साइन लग जाए। अब ये डेटा मैंने इस फॉर्मेट में लिया है, अब मुझे क्या करना है, इस वाले डेट का मुझे एंड डेट निकालनी है कौन सी है, मतलब ये अब कौन सा है, ये 1 जनवरी मंथ चल रहा है, 15 डेट है, 2020 इसका ईयर है, मुझे इसकी एंड डेट निकालनी है कि 31 है या 30 है। तो उसके लिए निकालने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करोगे दैट इज एंड ऑफ मंथ, ई ऑफ मंथ आप लिखोगे। सबसे पहले वो बोल रहा है स्टार्ट डेट, ये मेरी स्टार्ट डेट है, कॉमा, अब यहाँ पर आप लगाओगे 0। 0 क्यों लगाना है, 0 का मतलब होता है कि सेम मंथ की मुझे लास्ट डेट बता दे क्या है, तो वो बता देगा। अब यहाँ पे ये इस फॉर्मेट में आ रहा है, क्यों, क्योंकि एक्सेल के लिए डेट इज जस्ट ए नंबर, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर शॉर्ट डेट पे क्लिक कर दोगे तो वो मुझे बता देगा 31 है। अब इसको जैसे मैं नीचे ड्रैग करूंगी तो ये जून का मंथ है, जून के मंथ में 30 डेज होते हैं, सितंबर में 30 डेज होते हैं, तो जिस डे में 30 डेज होते हैं वो 30 का बता देगा, जिसमें 31 होते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली बता देगा। अगर सपोज करो यहाँ पर अगर मैं 2 कर देती हूँ मीन्स मेरा फेब आ गया, तो यहाँ पर वो 28 डेज बता रहा है। अब ये डेटा मैंने इस फॉर्मेट में लिया है, अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनके वर्किंग डेज काउंट करते हैं। वर्किंग डेज के लिए क्या किया है, मैंने एक मंथ लिया है जिसका 1 से लेके मैंने
एंड डेट तक, जुलाई तक का पूरा डेटा ले लिया है। अब यहाँ पर, और इसमें मैंने ये भी बताया कि इस मंथ में ये 3 नेशनल हॉलीडेज आती हैं, तो इट मीन्स कि अगर नेशनल हॉलीडेज हैं तो वो भी आपके वर्किंग डेज में काउंट नहीं होंगे, तो उनको छोड़ के। और बाकी हम ये भी देख सकते हैं कि अगर आपकी कंपनी का वीक डे ऑफ सैटरडे होता है या संडे होता है, या सैटरडे संडे दोनों होता है, तो वो भी आप काउंट कर सकते हो। उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? उसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। सबसे पहले वो मेरे से बोल रहा है कि व्हाट इज योर स्टार्ट डेट? स्टार्ट डेट इज दिस वन, कॉमा दिस इज माई एंड डेट, कॉमा। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि वीक एंड क्या है? वीक एंड तो मैं इसको बता देती हूँ कि मेरा सैटरडे और संडे वीक एंड है। तो इस पे हम क्या है, उसके लिए आप लिखोगे 1, अगर आपका संडे और मंडे दोनों ऑफ है तो 2, अगर आपका सिर्फ संडे है तो 11 लिखोगे। तो यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली आप लिखोगे। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ। 1 में मीन्स आपका सैटरडे और संडे दोनों ऑन है। नेक्स्ट है अगर आपकी कोई हॉलीडेज है, तो मैं ये 3 हॉलीडेज यहाँ पे लिख देती हूँ। इसको मैं एंटर करूंगी तो वो मुझे बता देगा कि पूरे मंथ में से टोटल 21 डेज ही बचते हैं जो आपके वर्किंग डेज होंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस वाली चीज को एक बार चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं 11 कर देती हूँ। 11 में संडे ही आपका ऑफ है, तो यहाँ पे 25 डेज हो जाएंगे। उन 25 डेज में आपने जो ऑफ किया है संडे प्लस ये जो आपकी हॉलीडे लिस्ट है, उनको वो माइनस करके बाकी जितने दिन बचते हैं उसको वो काउंट करेगा एज ए वर्किंग डे। स्टार्ट डेट इज दिस वन, कॉमा। फॉर्मूला को एक बार दोबारा करके देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी नेटवर्क इंटरनेशनल, दिस इज माई स्टार्ट डेट। सबसे पहला आर्गुमेंट स्टार्ट डेट लेंगे, सबसे एंड डेट लेंगे जो हमारा सेकंड आर्गुमेंट होएगा। वीकेंड मेरा कौन सा है? मैंने इसको बोला कि फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी आप ले सकते हो, मैं सिर्फ संडे ले रही हूँ, कॉमा, सॉरी 1, कॉमा दिस इज माई हॉलीडे लिस्ट, कॉमा। तो वो मुझे बता देगा कि टोटल 21 डेज। फॉर्मूला को एक बार दोबारा करके देख। अब यहाँ पे मैं अगर ड्रैग करूँ तो यहाँ पर कुछ माइनस के नंबर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? आई थिंक आपको अगर फॉर्मूला समझ आए तो आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको फिक्स नहीं किया, तो यहाँ पर वो वैल्यू इसकी चेंज हो रही है। अब यहाँ तो A3 सब कुछ मुझे इसमें फ्रीज करना पड़ेगा। अब ये वाली चीज तो मैं फ्रीज नहीं कर सकती, क्योंकि ये वाला जो डेटा है वो मुझे A3 सबके अकॉर्डिंगली लेना है। तो अब जो मेरी एंड वाली डेटा है उसको मैं फ्रीज कर देती हूँ। इसको भी मैं F4 कर देती हूँ, इसको हम एंटर करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली आपका डेटा बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो A3 सब। अब नेक्स्ट हम इसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट का एक और फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं, जिसको आप HR हो गया, या फिर अगर आपका कोई स्मॉल बिजनेस है, या डे वाइज आपकी कोई ट्रांजेक्शन चल रही है, या डे वाइज आपका कोई बिजनेस है, तो उसमें आप इस चीज को यूज कर सकते हो। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले सपोज करो मैंने यहाँ पर मंथ वाइज ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेती हूँ। दिसंबर तक चलते हैं, यहाँ पे ये गए, और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ सिलेक्ट मंथ। यहाँ पर मैंने लिख लिया सिलेक्ट मंथ। सिलेक्ट मंथ के बाद यहाँ पर मैंने डेटा में जाके, डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट बनाते हैं। तो इस सारे सोर्स को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, ओके कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं जुलाई ही करते हैं, जहां पर आप कोई भी मंथ सिलेक्ट कर सकते हो। अब मुझे अगर इसकी स्टार्ट डेट देखनी है, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टार्ट डेट, और यहाँ पर मैं दे देती हूँ एंड डेट। स्टार्ट डेट में अब आपने क्या करना है कि 1 नवंबर, जो भी मंथ आपका होगा, ईच एंड एवरी मंथ की जो स्टार्टिंग डेट होती है दैट इज 1। अब नेक्स्ट हम इसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट का एक और फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं। जो लास्ट डेट होती है वो डिपेंड करता है कि उस मंथ में कितने टोटल नंबर ऑफ डेज है। तो स्टार्ट डेट डिफाइन करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे डेट वैल्यू। डेट वैल्यू में फर्स्ट डेट ही होती है, एंड के साथ हम यहाँ पे इसका मंथ सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पर एक नंबर आ रहा है, तो ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि जो इसमें डेट होती है वो उसको एज ए टेक्स्ट लेके चलता है, तो हम होम में जाके इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आ गया फर्स्ट। अगर मैं यहाँ पे मंथ भी चेंज करूं, अब देख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ये सब डेट चेंज हो रही है, मीन्स मंथ चेंज हो रहा है। अब मुझे एंड डेट भी चाहिए। एंड डेट के लिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे? एंड डेट के लिए आप यहाँ पर लिखोगे एंड ऑफ मंथ। स्टार्ट डेट कौन सी थी? ये, कॉमा 0। 0 क्यों लगाया? ऑलरेडी मैंने पीछे डिफाइन किया हुआ कि 0 हम लगाते हैं ताकि मुझे सेम मंथ का लास्ट डे मिल सके।
तो एक तो चीज ये है कि आप इसको सिलेक्ट करके वापस आप इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगस्त मंथ है, ये फर्स्ट है, 31 इसका लास्ट डेट है। यहाँ पर हम फेब को सिलेक्ट करते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पर इसकी एंड डेट, स्टार्ट डेट दोनों चीजें ही इंप्लीमेंट हो रही है। तो स्टार्ट डेट डिफाइन करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ डेटा दिख रहा है, यहाँ पर सेल्स डेट लिखी हुई है, कस्टमर नेम, सिटी, स्टेट। अब मुझे क्या करना है, अपने इस सेल की एक रिपोर्ट बनानी है। अब यहाँ सबसे पहले पाइवट टेबल क्या होता है वो समझते हैं। पाइवट टेबल एक्सेल में यूज होता है फॉर समराइज द डेटा, डेटा को समराइज करने के लिए विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। इसकी सबसे बड़ी फीचर ये है कि यू कैन फाइंड आउट ए मेनी इनसाइट्स इन ए रॉ डेटा। और अगर आप पाइवट टेबल को बहुत अच्छे से सीख लेते हो तो ऑब्वियसली आप 20% डेटा एनालाइज कर सकते हो, ओनली 20%, वो भी तब अगर आपको पाइवट टेबल बहुत अच्छे से आता है। अगर आप एक्सेल में बिगिनर भी हो तब भी आप पाइवट टेबल को बहुत अच्छे से सीख सकते हो और अपने करियर को सिक्योर कर सकते हो। और अगर आप अब इस डेटा के अकॉर्डिंगली अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी सेल्स हुई हैं, टॉप 5 स्टेट्स कौन सी है प्रोडक्ट वाइज या रीजन वाइज या सेल्स वाइज, जब बॉटम 5 कौन सी है, तो उसकी हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जो कि पाइवट टेबल के अकॉर्डिंगली होता है। और पाइवट टेबल में सब कुछ समराइज हो जाएगा, जितने अभी हमने फॉर्मूले किए हैं वो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि पाइवट टेबल की डेफिनेशन यही बोलती है कि आप डेटा समराइज कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूलाज। तो चलिए स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल ए से भी आप सारा डाटा सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल ए से डाटा सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में जाओगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है पाइवट टेबल, और यहाँ पर आप फर्स्ट वाली ऑप्शन जो है फ्रॉम टेबल एंड रेंज, उस पे आप क्लिक कर दोगे। अब ऑप्शन आती है सेकंड। सबसे पहले इसमें आपको फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स, ये ऑप्शन हम तब चूज करते हैं जब आपका जो डेटा है वो एक्सेल में नहीं है, वो किसी और फॉर्मेट में है, लाइक एसक्यूएल का डेटा है। तो वो फाइल अगर आपने एक्सेल में ओपन करनी है फ्रॉम, तो उसके लिए हम सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं। तो फिलहाल मेरा डेटा एक्सेल में ही है तो मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करती हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये एक पॉपअप विंडो ओपन हो गई। इस पे उसने मुझे मेरे टेबल का नेम, जो कि सेल्स डेटा है, टेबल का नेम, और उसने उसकी पूरी रेंज बता दी क्या है। तो अब यहाँ पर वो मुझे पूछ रहा है कि जो आपने रिपोर्ट क्रिएट करनी है पाइवट टेबल की, वो सेम शीट में करनी है या न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग में सेम। अब मैं आपको तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप हमेशा डाटा न्यू वर्कशीट पे ही करें, तो उसके लिए हम सेकंड ऑप्शन। अगर मान लीजिए आपका डेटा बहुत स्मॉल अमाउंट में है और अगर आपका टीम लीडर या मैनेजर यही बोलता है कि मुझे एक साइड पे डेटा चाहिए और एक साइड पे रिपोर्ट चाहिए, तो फिर आप एग्जिस्टिंग साइड पे कर सकते हो, बट रिकमेंडेड वे इज ए न्यू वर्कशीट। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारी चीजें यहाँ पर ओपन होगी। दिस इज माई पाइवट टेबल। अगर मान लीजिए आपका जितने भी कॉलम थे मेरे टेबल में वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए। यहाँ पर इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। यहाँ पर एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, उसके बाद हम इन सबको समझते हैं। जितने सबसे पहले हम इसमें क्या ले लेते हैं, रीजन ले लेते हैं। तो ये सारे रीजन आ गए, या फिर इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, आप स्टेट भी ले सकते हो। तो ये स्टेट आ गई। अब मुझे इसका सेल अमाउंट निकालना है तो वो मैं वैल्यूज में दे दूंगी। तो अब आपने एक चीज नोट की है, जो स्टेट थे वो मेरे डेटा में तो रिपीट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसने डुप्लीकेट ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिए। यहाँ पर उसने सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिक लगा के मुझे सब कुछ दे दिया। दैट्स वाई कि जो पाइवट टेबल है वो डेटा को समराइज करता है विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूलाज, क्योंकि फॉर्मूलाज उसमें इनबिल्ड ही होते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या ले लेते हैं, अब इसकी जगह पर आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा भी ले सकते हो। जैसे सपोज करो इसको डाटा को मैं हटा देती हूँ, इसको वापस हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब सपोज करो मुझे सिटी वाइज डाटा देखना है। अब यहाँ पर तो डेटा ज्यादा है तो आप रो वाइज ले सकते हो। अगर आपने कॉलम वाइज भी लेना है तो आपको बार बार जो डेटा है वो स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो मुझे ये वे थोड़ा इजी लगता है और देखने में भी थोड़ा कन्वीनियंट लगता है, तो मैं इसी वे से अकॉर्डिंगली चलूंगी। अब इसके बाद मुझे क्या देखना है, अगर मुझे इनकी क्वांटिटी देखनी है तो वो सारे प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी भी बता रहा है। अगर मुझे प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी देखनी है तो मैं उसको प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी भी बता दूंगी। अब क्या है, अब आप देख रहे हो कि मैंने डाटा रो में भी डाल दिया, मैंने डाटा कॉलम में भी डाल दिया। तो पाइवट टेबल इज ए 2 डायमेंशन एरे, मींस 2D एरे भी है जिसमें हम रोज एंड कॉलम में डाटा यूज कर सकते हैं। अब इसकी जगह पर आप अब इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को यूज कर सकते हो। अगर आपने सिटी ली है, सिटी के बाद आप रीजन भी ले सकते हो। सम ऑफ क्वांटिटी की जगह पे आप यहाँ पर इनकी क्वांटिटी भी ले सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्वांटिटी बता देगा। स्टेट वाइज, अब रीजन में मैं स्टेट भी बता रही हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो माइनस का साइन आ रहा है,
अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगी तो वो क्या करेगा इसको, अब इसमें आप देखा जैसे मैं इसके प्लस पे क्लिक कर दूंगी तो वो उसको एक्सपेंड कर देगा और एक्सपेंड कर देगा कि इसमें कौन सा डेटा है। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। अब आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, अब इसमें अगर प्रोडक्ट कैटेगरी में इसमें डाल दूं तो वो नॉर्थ में दिल्ली के अकॉर्डिंगली बता रहा है, अगर इसी में ही मैं डाल दूं और स्टेट को उठा के मैं कॉलम में रख दूं तो वो उसके अकॉर्डिंगली मुझे डाटा दिखा रहा है। तो मीन्स आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है वो आप उसके अकॉर्डिंगली सेट डाउन कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए मुझे सिटी और क्वांटिटी का देखते हैं, क्वांटिटी तो ऑलरेडी है, यहाँ पर मैंने सिटी लिख दी तो वो सिटी वाइज पूरी क्वांटिटी बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज लिख देती हूँ तो वो मुझे प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट की सारी समरी करके बता रहा है। तो यहाँ तक तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्या है। अब आपने एक और चीज क्या करनी है, देखा जैसे मैं इसके प्लस पे क्लिक कर दूंगी तो वो उसको, अब यहाँ पर तो सम आ रहा है, इस पे आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आती है वैल्यू फील्ड सेटिंग, इसमें जाना है। यहाँ पर आपको सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट क्या चाहिए, तो मुझे अगर इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है तो मैं एवरेज सिलेक्ट कर दूंगी तो मुझे इसकी एवरेज बता देगा। तो यहाँ पर मैं रीजन भी ले लेती हूँ तो वो उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या बता रहा है, एवरेज बता रहा है। अब सेम चीज को मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पर तो एवरेज था, एवरेज पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपको काउंट करना है, सम करना है, मैं वापस सम कर देती हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली वो सम इज सम, इफ, एवरेज, सब फॉर्मूले आपके इसी में ही इनबिल्ड है। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें मैं स्टेट ले लेती हूँ, ये मेरा स्टेट है, यहाँ पर मैं रीजन है और नीचे मैंने क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है। अब इस पे अगर मुझे एनालाइज करना है इस पे डाटा को, अब इसमें हम क्या करते हैं, फिल्टर्स लगा के देख। अब आप देखो कि मैंने बाहर क्लिक किया, जो यहाँ पर वो कॉलम फील्ड्स आ रहे थे वो चले गए, तब वापस इस पे क्लिक करोगे तो वो चीज वापस आ जाएगी। अब मैं क्या करती हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरी को फिल्टर पे लगा देती हूँ। फिल्टर हमने ऑलरेडी किया था, रॉ डाटा में से किसी पर्टिकुलर डेटा को फाइंड आउट करना, दैट इज द वर्क ऑफ योर फिल्टर। अब जैसे मैंने फिल्टर लगाया, आप देख रहे हो यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी का फिल्टर आ गया। अगर मुझे सिर्फ क्लोथिंग पे देखना है, इसको मैं ओके करूंगी तो आप देख रहे हो ये सिर्फ क्लोथिंग पर ही काम कर रहा है, किसी और पे काम नहीं कर रहा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये मेरा ओरिजिनल डेटा है, ये मेरी शीट्स है। फिल्टर्स तो हमने लगा लिया, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझे बार बार क्लिक करके उसमें से फिल्टर को फाइंड आउट करना पड़ रहा है, स्टेशनरी की क्या है। तो अगर मैं ऑल कर दूंगी तो मुझे सबका डाटा वो दिखा देगा। अब मैं ये चाहती हूँ कि इस फिल्टर में जितने भी मेरे प्रोडक्ट कैटेगरी है उनके अकॉर्डिंगली एक सेपरेट शीट बन जाए। तो वो कैसे बनेगी वो देखते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, जो आपका कर्सर है वो पाइवट टेबल के किसी भी सेल में होना चाहिए, मैं कहीं भी रख देती हूँ। आपने क्या करना है, पाइवट टेबल एनालाइज में जाना है। यहाँ पर ऑप्शन आती है, ऑप्शन में आपने लिखना है शो रिपोर्ट फिल्टर्स पेजर्स। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी तो जो मेरा फिल्टर में कॉलम होगा वो वहां पर आ जाएगा। अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे फिल्टर नहीं लगाया तो इस ऑप्शन में आपको वो चीज भी हाईलाइट नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपके कोई ना कोई डेटा आपका फिल्टर में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गए, यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रोडक्ट कैटेगरी की। अब नीचे आप एक बार शीट्स देख लो, 2 ही शीट्स है मेरी। मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो सबकी अलग अलग शीट बन गई। तो उसने क्या किया, मेरा जो 4 और 5 पेज का डेटा था वो मेरा 1 या 2 क्लिक पे ही उसने सेपरेट उसकी शीट बना दी। रादर देन कि मैं बार बार उन पे काम करूंगी, तो बार बार उसका डेटा कॉपी पेस्ट करूंगी, तो बेटर है कि उसने मेरी अलग अलग शीट ही बना दी। तो इस ऑप्शन में आपको वो चीज भी, अब मुझे इनका चार्ट भी देखना है तो चार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पर आपके पास पाइवट चार्ट की ऑप्शन होती है। तो यहाँ पर अभी मैं लाइन, कॉलम, पाए, बार, डिफरेंट चीजें हैं, तो अभी मैं कॉलम ही ले रही हूँ। तब देखोगे यहाँ पर इसका चार्ट ओपन हो जाएगा। अब इसको अगर आपने चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन में जाके इसकी चेंज चार्ट टाइप। अब इसको अगर मुझे पाई में कन्वर्ट करना है तो आप इसको पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अपना डेटा है यहाँ से हटा के मैं स्टेट में, स्टेट हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपना डेटा फिल्टर से हटा के मैंने अपना डाटा रो में डाल दिया। अब मुझे इनका चार्ट भी देखना है, तो चार्ट क्योंकि मैंने पाई ली है तो फिल्टर में अगर मैं एक कैटेगरी सिलेक्ट करूंगी तो वो बाय डिफॉल्ट उसको 100% ही दिखाएगा। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे परसेंटेज भी आए कि ये कितने परसेंटेज का डेटा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख रहे हो कि पाई की सेम एज डिजाइन में जब आप चाहोगे
तो वहां पर आपको पाई के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स भी मिल जाएंगे। जैसे मुझे ये चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इनको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। इनकी वैल्यू बढ़ानी है, क्या करनी है, कितनी करनी है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसका डाटा सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले रिपोर्ट बनाई, उसी रिपोर्ट के बिहाफ पर हमने क्या किया, अपना चार्ट बना दिया। अब इस चार्ट को उठा के हम यहाँ पे ले जाते हैं। अब इस पर हम लगाते हैं यहाँ पर फिल्टर, जबकि बेसिकली फिल्टर तो मैं यहाँ से भी लगा सकती हूँ, बट दूसरा तरीका क्या है फिल्टर का, अगर मैं इसको यूज नहीं करना चाहती तो व्हाट इज द सेकंड वे। उसके लिए मुझे क्या करना है, पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगी इंसर्ट स्लाइसर। किसमें जाना है, पाइवट टेबल एनालाइज में जाके इंसर्ट स्लाइसर, और यहाँ पर वो बोल रहा है कि किस पर आपने स्लाइसर लगाना है। तो मैं यहाँ पे रीजन पे लगा देती हूँ, ओके करूंगी तो यहाँ पर आप देखो ये चीज आ जाएगी आपके पास। अब मैं जिसका भी डाटा देख रही हूँ, आप देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपका डाटा दिख रहा है कि किसका कितना डाटा है। इसकी एक बार टाइप हम चेंज कर देते हैं ताकि मुझे थोड़ा सा और क्लियर दिखे डाटा। यहाँ पर अगर आपने कैटेगरी भी लिखनी है तो आप कैटेगरी भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये वाला डाटा ले लेते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ भी चेंज करती हूँ तो मेरा डाटा आप देख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है डाटा। पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटा तो बहुत ज्यादा आ रहा है, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा सेटअप कर सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये एक रो में आए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, स्लाइसर में जाना है, यहाँ पर आपके पास कॉलम की ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप 2 3 कितने कॉलम बनाने, तो आपके पास स्पेस और कम हो जाएगी। आप उसके अकॉर्डिंगली अपना स्लाइसर या फिल्टर दोनों ही यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट मुझे क्या बनानी है, इसकी टाइमलाइन बनानी है। टाइमलाइन बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, इसका एक बार दोबारा से पाइवट टेबल क्रिएट कर लेती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, ये सिलेक्ट है, इंसर्ट में जाएंगे, इसका एक पाइवट टेबल मैं क्रिएट कर लेती हूँ। पाइवट टेबल में मुझे अब क्या करना है, तो टाइमलाइन बना, रो वाइज में मैं डेट सिलेक्ट कर लेती हूँ और वैल्यू में मैं क्वांटिटी। अब आप देख रहे हो जो मेरा डे सेल डेट है उसमें मंथ, डेट और सेल ऑटोमेटिकली मेरा डाटा रिफाइन होके आ रहा है रो वाइज। अब इस पे अगर मुझे टाइमलाइन लगानी है तो मैं कैसे लगाऊंगी, इसके लिए सेम एज आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, सेम आपने पाइवट टेबल एनालाइज में जाके यहाँ पे इंसर्ट टाइमलाइन की ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर जो भी डेटा आपका रो में होगा उसको आपने सिलेक्ट करके ओके करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आपके पास एक टाइमलाइन बन के आ जाएगी। जनवरी, हम 2023 का डाटा देखते हैं, क्लिक करते हैं, अब ये सिर्फ फेब का डाटा दिखा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कोई भी डाटा, तो ये मंथ वाइज डेटा है। अगर आपने क्वार्टर वाइज देखना है, क्वार्टर 1, अभी क्वार्टर 1 की ही वैल्यू है इसमें। डेज वाइज देखना है, कौन से डे पे क्या डेटा है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आप मंथ वाइज भी डेटा देख सकते हो, कौन से मंथ पे क्या डेटा है। अगर आपको 2-3 मंथ का देखना है तो यहाँ पर आप 2-3 मंथ ड्रैग करके सिलेक्ट कर दो तो वो आपको 2-3 मंथ का डाटा इकट्ठा दिखा देगा। अब इस पे अगर मुझे टाइमलाइन लगानी है तो मैं कैसे लगाऊंगी, इसको अगर मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगी तो वो मेरा डाटा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर हम प्रोडक्ट भी ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये डाटा आ गया मेरा। अब इसमें मुझे क्या करना है, टॉप 5 का देखना है। तो टॉप 5 मुझे किस चीज का देखना है, स्टेट का देखते हैं टॉप 5। तो यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, डेट फंक्शन को हटा देती हूँ, मुझे डेट नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं स्टेट ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा डेटा आ गया स्टेट। तो यहाँ पर आप रीजन वाइज डेटा भी ले सकते हो, तो रीजन को आप नीचे भी कर सकते हो, दैट इज डिपेंड। अब मुझे इसमें टॉप 5 का डेटा चाहिए, चाहे वो स्टेट का ले लो चाहे वो रीजन का ले लो। रीजन तो 3 ही है तो हम स्टेट वाइज ही लेते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पर हम, आप रो लेवल पे जाओगे, रो लेवल के बाद आपने यहाँ पर जाना है लेबल, वैल्यू फिल्टर पे जाएंगे, यहाँ पर आ रहा है आपका टॉप 10। कहाँ पे जाना है, जो आपने पाइवट टेबल बनाया है उसके रो लेवल के एरो पे क्लिक करना है, वैल्यू फिल्टर पे जाना है टॉप 10। तो यहाँ पर आपको टॉप 5 चाहिए तो आप 5 भी लिख सकते हो, तो टॉप 5 का डाटा आपको दिखा देगा। अब स्टेट तो मेरे यही है तो यहाँ पर हम सिटी कर देते हैं, स्टेट को हटा देते हैं क्योंकि सिटीज ज्यादा है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे, फिल्टर वैल्यू पे जाएंगे, टॉप 10 आ रही है तो मैं इसको टॉप 5 करके एंटर करूंगी तो वो मुझे टॉप 5 का दिखा देगा। अगर मुझे यहाँ पर
बॉटम 5 का देखना है तो आप बॉटम 5 का भी देख सकते हो। तो ऐसे आप अपने डेटा को टॉप या बॉटम, किसकी सेल ज़्यादा हो रही है, किसकी कम हो रही है, वो सब कुछ आप समराइज़ कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पाइवट टेबल है वो बहुत ईज़ी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ किस कॉलम में आएगी, रो में आएगी, वैल्यू में आएगी या फ़िल्टर में आएगी। क्योंकि इसमें फ़ॉर्मूलेज़ आपको कोई याद नहीं रखने पड़ते। तो यहाँ पर आप अपने विज़ुअलाइज़ कर सकते हो अपने रिपोर्ट को। तो यहाँ तक हमारे चैप्टर 9 कवर हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हम क्या करेंगे, अपना एक डैशबोर्ड बनाएंगे जिसपे हमने अभी तक जितने चैप्टर में जो कुछ पढ़ा है। आप रो लेवल पे जाओगे, रो लेवल के बाद आपने यहाँ उसको हम एक लास्ट चैप्टर में समराइज करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पाइवट टेबल, फिल्टर, सॉर्ट, ये सब चीजें आनी चाहिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करो उसको, सो दैट कि जो आप इसका डैशबोर्ड है जो नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है उसको आप इजिली समझ सको।